Assalamu alaikum बच्चों. We'll be starting the class within a minute inshallah. I'm waiting for some of the students to join. हम क्लास स्टार्ट करते हैं. मैं वही बंदा हूँ जो रील में आप लोगों ने देखा है और आप लोग फिर मेरे पास 2026 का फेब मार्च का जो आईजीसीएसई का पेपर अभी रिसेंटली अटेम्प्ट हुआ है वो आप लोगों को मुझसे मिला होगा और मैं ग्रुप में शेयर भी करता जा रहा हूँ. साथ साथ जो बच्चे न्यूली ज्वाइन कर रहे हैं ग्रुप उनको दोबारा से मिल जाएगा. And at the end of the class, I have some important announcement for all of you. तो उसमें मैं आप लोग को बताऊंगा कि इन गेस्ट पेपर्स और इन फेब मार्च के पेपर्स के अलावा हम क्या क्या important चीज़ें, important topics, important questions, and some important areas which we have to focus on for this May June examination. Plus आज की जो क्लास है हमारी specifically that is for the three main topics are for this class. Inequalities है आपका और हम इसमें स्टैटिस्टिक्स पूरा पढ़ेंगे और फिर हम प्रोबेबिलिटी भी कॉन्सेप्ट सारे रिवाइज करेंगे. और एट द एंड ऑफ द क्लास मैं बहुत कुछ इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं फ्रॉम दीज टॉपिक्स जो कि मैं ग्रुप में जो हमारा एक ग्रुप है मई जून 2026 का उसमें शेयर करूंगा और दैट विल बी फॉर ऑल ऑफ यू टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस एंड कम अप विद द आंसर्स. तो बाकी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हम साथ साथ ड्यूरिंग द क्लास मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा. प्लस इस क्लास में ऑल ऑफ यू कैन टेक द क्लास एंड लिसन टू द कॉन्सेप्ट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. और क्लास के एंड पे मैं फिर आप लोग को अलाउ करूंगा कि आप लोग मुझसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं जहाँ पे आप लोग को कोई चीज़ समझ ना आई. इन तीनों टॉपिक्स में हमारा आज मेन फोकस होगा कि अब जो रीसेंट एग्जामिनेशंस हो रहे हैं 2025 ऑनवर्ड्स उसमें क्या एग्जामिनर थोड़ी सी चेंजेस लेकर आ रहा है, किस टाइप के क्वेश्चंस दे रहा है, कहाँ पे बच्चों को ट्रिक कर रहा है, वो चीज़ें मैं साथ साथ आप लोग को इस टॉपिक के डिस्कशन में बताऊंगा. प्लस दिस वीडियो इज बीइंग रिकॉर्डेड एज वेल. तो ये लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी आप लोगों से शेयर हो जाएगी ग्रुप में. तो जो पहला टॉपिक आज का हम स्टार्ट करने लगे हैं वो टॉपिक है इन इक्वालिटीज. अब ये जो इनइक्वालिटीज का टॉपिक है ये आपके सीआई में डिफरेंट तरीकों से क्वेश्चन हो सकता है. अब किन किन तरीकों से क्वेश्चन हो सकता है मैं वो सारे यहाँ पर पहले लिस्ट डाउन करूंगा. पार्ट ए टाइप ए इज के इनइक्वालिटीज का टॉपिक आपसे बेसिक बेसिक इनइक्वालिटीज से को डायरेक्टली टेस्ट किया जा सकता है. बी आपसे इनइक्वालिटी देके स्पेसिफाई करवाएंगे कि इंटीजर्स बताएं लाइंग विद इन द रेंज. तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है इनइक्वालिटीज का कॉन्सेप्ट जहां पर यूज हो रहा है वो है आपका शेडिंग इनइक्वालिटीज वाला पार्ट. शेडिंग इनइक्वालिटीज और इनइक्वालिटीज का यूज आपके स्टैट्स के पूरे टॉपिक में भी साथ साथ होता रहता है. अच्छा, इनइक्वालिटीज में से आपकी प्रोबेबिलिटी भी पूछी जा सकती है और रिसेंट डेज में ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस में भी इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस देखने को मिले हैं. मैं आप लोग को बताऊंगा कि क्वेश्चंस किस किस तरह के हैं, कौन से हैं, किन पेपर्स में से आए हैं. ओके, अब लेट्स स्टार्ट with the concept of basic inequalities. The word inequality itself, the word inequality, ये आप लोग इसको बिल्कुल आसान जबान में समझ जाएं कि inequality का जहां पर भी सवाल आएगा inequality का मतलब होता है कि आपको एक स्पेसिफिक रेंज ऑफ वैल्यूज का पता चलता है. एक स्पेसिफिक रेंज ऑफ वैल्यूज का पता चलता है. इसमें इनइक्वालिटीज में फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है, रेंज ऑफ वैल्यूज होती है. फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है, स्पेसिफिक रेंज ऑफ वैल्यूज होती है. ठीक है, एक सेकंड मुझे दे, मैं यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन जो है ना वो ओपन कर देता हूँ कि जो बच्चे आ रहे हैं वो ऑटोमेटिकली ऐड इन हो जाए, मुझे बार बार ऐड करना ना पड़े. एक सेकंड. ओके, लेट्स कंटिन्यू. अच्छा, अब द मोस्ट बेसिक एग्जांपल ऑफ एन इनइक्वालिटी इज, फॉर एग्जांपल आपको सवाल में दिया जाता है कि जी x इज ग्रेटर देन 3. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x इज ग्रेटर देन 3? अब x इज ग्रेटर देन 3 का मतलब ये है कि आप इसमें कोई एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, इसमें एक रेंज है.
रेंज से मुराद ये है कि अगर हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करें, जो हम ग्रेड 6 में बचपन में आप लोग पढ़ते रहे हो नंबर लाइंस, तो एक नंबर लाइन ड्रॉ करें तो जीरो इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द होल नंबर सिस्टम। जीरो के राइट साइड पर आपके जो इंटीजर्स हैं, अभी स्पेसिफिकली हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, तो जीरो के राइट साइड पर सारे पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं और जीरो के लेफ्ट साइड पर सारे नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। एंड जीरो itself is neither positive nor negative, but it is an integer itself as well. So x is greater than 3 का मतलब ये है कि you draw a circle on top of 3, और greater से मुराद होता है कि all the integers on the right hand side. So I'll draw an arrow showing that all the numbers on the right hand side of 3, excluding 3, 3 उसमें शामिल नहीं होगा, are part of this inequality. तो इससे मुराद ये है कि अगर मैं आपसे कहूं कि इन सारे नंबर्स को लिस्ट डाउन करें तो वो होंगे 4, 5, 6 एंड सो ऑन टिल पॉजिटिव इन्फिनिट। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा और अगर इस इनइक्वालिटी को कॉम्प्लेक्स करूं तो उसमें मैं अभी फिलहाल आई जस्ट हैव राइट, मेरे पास सिर्फ एक ही लिमिट है और ये लेफ्ट लिमिट है। लेफ्ट लिमिट से मुराद है कि मुझे पता है कि मेरी बाउंड्री यहाँ पर सेट हो गई है, मैं इससे पीछे नहीं जा सकता, मैंने इससे आगे आगे रहना है। अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं, राइट लिमिट भी सेट कर देते हैं। मैं दोबारा से इनइक्वालिटी को रीराइट करता हूँ। एक्स इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन और इक्वल टू 12, लेट सपोज मैंने ये इनइक्वालिटी लिख दी है। अब इस इनइक्वालिटी का मतलब ये है कि x जो है वो सिर्फ एक स्पेसिफिक वैल्यू के इक्वल नहीं है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया। x जो है वो इस रेंज ऑफ वैल्यूज के इक्वल है। किस रेंज के अंदर, जो कि मैं आपको नंबर लाइन से पहले समझा देता हूँ, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता आगे चलेंगे ताकि मैं आपकी पहले बेस बिल्डअप कर लूँ ताकि आपको फिर एडवांस क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। तो जीरो के राइट साइड पर 1 है, 2 है, 3 है, एंड देन मूविंग ऑन समवेयर ओवर हियर, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 12। तो इसका मतलब ये है कि what I have to do is I have to draw a circle on top of 3, and I have to draw a circle on top of 12 as well. Now what I'll do is I'll look at the inequalities. This inequality says that x is greater than 3 but 3 is not included in the range, because ये आपको कह रहा है कि x 3 से बड़ा है पर 3 के इक्वल नहीं है। लेकिन जो ये राइट हैंड साइड है आपको कह रही है कि x is less than or equal to 12, which means that 12 is also part of the range. So we'll color the circle on top of 12 and then I'll simply draw a straight line joining both the circles. सो अब ये जो डायग्राम है इसको देखकर आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पर अगर मैं लेट सपोज आपको ये डायग्राम दे दूं और मैं आपसे कहूँ कि जी इसकी इनइक्वालिटी लिखें जो रिप्रेजेंट कर रही है इस नंबर लाइन को, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने इनइक्वालिटी इस तरह से लिखनी है कि आपने लेफ्ट लिमिट को लेफ्ट हैंड साइड पर रखना है, राइट लिमिट को राइट हैंड साइड पे रखना है। जो सर्कल टोटली कलर्ड है, बोल्ड है, उसके साथ इक्वल्स टू का साइन आएगा और जो कलर्ड नहीं है उसके साथ इक्वल्स टू का साइन नहीं आएगा। तो अब इस केस में अगर मैं आपसे कहूं कि लिस्ट डाउन ऑल द इंटीजर्स दैट सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी, तो वो इंटीजर्स कौन कौन से होंगे? वो इंटीजर्स होंगे 3 ऑनवर्ड्स, मतलब ऑल द इंटीजर्स इन बिटवीन। इंटीजर्स से मुराद है कि ना कोई डेसिमल नंबर आना चाहिए, ना कोई इसमें इरेशनल वैल्यू आनी चाहिए, ना ही कोई रैशनल वैल्यू जो कि डेसिमल्स में हो, इंटीजर्स ना हो ऑब्वियसली। सो 4 to 11, all the numbers 4 and 11 plus 12 as well, so all the integers 4, 5, 6, 7 till 12, all these integers satisfy this inequality। इसका मतलब ये है कि x जो है वो 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 satisfy this inequality का ये मतलब है। Now let's make it more advanced। अब लेट्स सपोज आपको एग्जामिनर एक इनइक्वालिटी देता है जिसमें कुछ इस तरह से लिखा होता है 2x प्लस 5 is less than equal to 15 and greater than minus 3। Let's suppose you have this inequality and the examiner in the question says that list down all the integers, list down all the integers that satisfy this inequality। अब नॉर्मली जो है वो टीचर्स इसको, मेजॉरिटी ऑफ द टीचर्स इसको इस तरीके से सॉल्व करवाते हैं कि द टीचर्स आपको बताएंगे कि आपने क्या करना है। आपने देखना है कि यहाँ पर दो इनइक्वालिटीज हैं, दो साइंस ऑफ इनइक्वालिटीज। ये जो साइन है ये इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब आपने देखना है कि वेरिएबल किधर है। वेरिएबल ये है, द वेरिएबल एक्स इज ओवर हियर इन द मिडल। सो द साइन ओपनिंग टुवर्ड्स द वेरिएबल मीन्स दैट दिस होल पार्ट is greater than minus 3 and this whole part is less than equal to 15। So you have to come up with all the values of x कि वो मैं इनके अंदर प्लग इन करता जाऊं x की जगह पर, और जो मेरा आउटपुट आए फॉर ऑल ऑफ दिस वो -3 से बड़ा हो और 15 से छोटा हो, 15 इंक्लूडेड।
तो अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा? वन ऑफ द वे इज कि मैं इसको सेपरेट कर दूं, मैं इधर दो इनइक्वालिटीज बना दूं। नंबर वन, वन ऑफ द इनइक्वालिटीज वुड बी दिस, एंड नंबर टू, द सेकंड इनइक्वालिटी वुड बी सराउंडिंग द इनइक्वालिटी ऑन द राइट हैंड साइड। एक होगी जो लेफ्ट हैंड साइड पे इनइक्वालिटी, उसके सराउंडिंग। तो दो इनइक्वालिटीज बन जाएंगी। -3 यहाँ प्लेस करेंगे, इनइक्वालिटी प्लेस करेंगे और आगे लिख देंगे 2x + 5। और उसके बाद दोबारा से इस साइड पर फोकस करेंगे तो 2x + 5 यहाँ लिख देंगे, लेस देन इक्वल टू, और 15 यहाँ पर रख देंगे। अब ये दो हमारे पास सेपरेट इनइक्वालिटीज बन गई हैं, एंड देन नाउ लेट्स सॉल्व इट। आप लोगों ने बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ी बेसिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका लाजमी ख्याल रखना है। वो ये है कि किसी भी इक्वेशन में, चाहे वो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल आ जाए, चाहे वो आपको लीनियर इक्वेशंस का सवाल आ जाए, ऑलवेज मेक श्योर दैट यू कीप द वेरिएबल एट द साइड जहां पर वो पॉजिटिव रहे। आपने 2x को पिक, आपने ये नहीं चूज करना कि मैं 2x को पिक करके लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाऊं, मैं -3 को राइट हैंड साइड पर ले जाऊं। बस आपने ये चूज करना है कि आई हैव टू कीप द वेरिएबल पॉजिटिव। तो अब क्योंकि वो ऑलरेडी राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव है, तो इंस्टेड ऑफ पिकिंग दिस एंड मूविंग इट ऑन ऑन टू द लेफ्ट हैंड साइड, मैं 5 को पिक करूंगा और मैं 5 को लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाऊंगा। तो ये बन जाएगा -3, -5, लेस देन 2x। जो इनइक्वालिटी है वो एज इट इज बच्चों और करें, कॉपी डाउन हो चुकी हुई है, ठीक है, उसको हमने छेड़ना नहीं है, उसकी हमने साइड चेंज नहीं करनी। -3 -5 is obviously -8. I'll copy down the inequality and then I'll write down 2x. Now I can see that because मैंने x को सब्जेक्ट बनाना है, तो ये 2 जाएगा उधर, और इसको हम बिल्कुल उसी तरह ट्रीट करेंगे जैसे हम इक्वल्स टू साइन को ट्रीट करते हैं एज एन इक्वेशन। तो 2 उधर जाके -8 से डिवाइड हो जाएगा, इनइक्वालिटी एज इट इज कॉपी होती रहेगी साथ साथ। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है कि जी x इज ओवर हेयर, फिर ये इनइक्वालिटी है एज इट इज, और यहाँ पे आ रहा है जी -4। I'll keep it like this for now. And I'll move on to the second inequality which I made. अब second inequality में क्या करेंगे कि हम इसमें solve करेंगे, again x को subject बनाएंगे। तो 2x, I'll keep it over here because it's positive over here, so I don't have to move it on the right hand side. I'll simply move 5 to the right hand side. So this would become 2x is less than equal to 15 minus 5. So 2x is less than equal to 10. X is less than equal to 10 divided by 2. X is less than equal to 5. So ये मेरी right hand side आ गई है। So what I'll do is now the final answer is, अब मैंने final answer में इन दोनों inequalities को combine करके लिखना है। combine करके लिखने का मतलब क्या है? What is the meaning? इसका मतलब ये है कि आप गौर करें, ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाली inequality है, this is stating that x has all the values which are greater than -4. Greater than -4 का मतलब all the values which are -3, -2, -1, 0 and then so on. And this inequality says that x has all the values which are less than or equal to 5. Less than or equal to 5 का मतलब ये है कि it has all the values 5, उससे छोटा 4, उससे पीछे 3, उससे पीछे 2 and 1 and 0 and then so on. तो अब आपको क्या, ये दो इनइक्वालिटीज को अगर मैं कंबाइन करके लिखूं तो जो देखें आप, सबसे जो छोटी वैल्यू उसमें आ रही है -3 इसमें शामिल है, लेकिन -4 शामिल नहीं है। तो ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन -4, और जो मैक्सिमम नंबर इसमें आ रहा है दैट इज 5, तो हम लिख देंगे लेस देन इक्वल टू 5। ये मैंने इसको कंबाइन करके लिख दिया है। इफ आई वांट टू रिप्रेजेंट दिस ऑन अ नंबर लाइन, देन आई वुड सिंपली ड्रॉ अ नंबर लाइन। I'll put a 0 over here, I'll mark a -4 point over here and 5 over here। -4 के ऊपर भी मैं सर्कल ड्रॉ करूंगा, 5 के ऊपर भी मैं सर्कल ड्रॉ करूंगा। Because 5 is included, I'll color the circle. Because -4 is not included, I won't color the circle, and then I'll simply join them with a straight line. तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट ऑन a straight line तो ये आपके सामने आ गई। अब मैंने आपको जो इसका एक और मेथड है जो कि शॉर्टकट मेथड है वो बताना है। ये तरीका बिल्कुल ठीक है, आप लोग को इसकी समझ आ गई है, यू कैन यूज दिस मेथड एज वेल, बट वी हैव अनदर सिंपलर मेथड टू सॉल्व द सेम इनइक्वालिटी, एंड यू विल गेट दिस आंसर डायरेक्टली, यू वोंट हैव टू मर्ज देम इन द एंड। तो वो क्या मेथड है? मेथड नंबर 2 यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। मैं आपको बताता हूँ बच्चों, मैं जब ओ लेवल्स कर रहा था, मैंने ओ लेवल का एग्जाम दिया है 2016 में, जून का, 4024 वेरिएंट का। तो मैंने अपने एग्जाम में, बिकॉज आई वाज एमिंग फॉर डिस्टिंक्शन ऑब्वियसली, तो मैंने अपने एग्जाम में 2-3 मेथड से क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो मैं आपको बिल्कुल भी इधर डिप्रेस करने के लिए नहीं बैठा हुआ, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मुझे उसका कोई खास फायदा नहीं हुआ था, ठीक है। आप लोगों ने एक ही तरीका करना है और सही करके आना है। करेक्ट आंसर इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, डिफरेंट मेथड्स इज नॉट। मेरे साथ मुझे याद है कि साथ वाली टेबल पे देयर वाज अ स्टूडेंट आई सॉ कि उसने पूरा पेपर पहले पेंसिल से अटेम्प्ट किया, और फिर उसके बाद उसने पूरा पेपर इरेज किया। हाँ, पहले उसने उस पेंसिल पे फिर पेन से ओवरलैप किया बाद में, और फिर उसने पूरी पेंसिल से जो लिखा हुआ था सारा इरेज किया। इतना भी टाइम होता है बच्चों के पास, ऐसी ऐसी तैयारियां करके आए हुए होते हैं।
तो इन ऐसे बच्चों से ना आप लोगों ने बिल्कुल भी डिप्रेस नहीं होना देख के। आप अपनी अच्छी तैयारी आप लोग सारे कर रहे हैं, उम्मीद है, और आप लोग कंसर्न है इसलिए इस क्लास में मौजूद है आज के दिन। तो इंशाल्लाह जो क्वेश्चंस आएंगे वो हर, ये याद रखना, जो भी पेपर बनता है वो हर एवरेज बच्चे को देखते हुए बनता है। कभी भी पेपर अबव एवरेज बच्चे के हिसाब से नहीं बनता। सो यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ एज सच कि आपकी तैयारी अबव एवरेज हो। अगर अबव एवरेज होगी तो आप इजीली ए, एटलीस्ट बी पे तो पहुंच ही जाओगे, और ए और ए स्टार इजीली ले सकते हैं। सो यू हैव अ लॉट रूम। आपके पास, मैंने रीसेंट थ्रेशोल्ड्स देखे, तो यू हैव अ टोटल ऑफ 45 to 50 मार्क्स टू लूज एंड स्टिल गेट एन ए स्टार। सही है। ओके, सो मेथड 2 इज, you should simply write down the inequality 2x plus 5 greater than minus 3 and less than equal to 15। अब आपने क्या करना है, जो शॉर्टकट मैं आपको बताने लगा वो ये है कि फॉर द टाइम बीइंग इग्नोर दिस राइट इनइक्वालिटी एंड जस्ट फोकस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। अब आप फॉर द टाइम बीइंग इस साइड पर फोकस करें। जब मैं इस साइड को सॉल्व कर रहा था तो मेरा पहला स्टेप था कि मैंने यहाँ से इस 5 को रिमूव करना है, और इस 5 को मैं अगर रिमूव करूंगा तो ऑब्वियसली ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल मेथड ये होता है कि वट एवर यू आर डूइंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड साइमल्टेनियसली डू इट ऑन द राइट हैंड साइड एज वेल। सो व्हाट आई डू इज, यहाँ पर सेंटर में आई बी लेफ्ट विद 2x अलोन। इनइक्वालिटी एज इट इज कॉपी करेंगे, -3 लिखेंगे, और ये जो 5 उधर जाके हो जाएगा -5। I'll copy down the inequality and I'll take this 5 on the right hand side as well and then subtract it from 15. Now I'll be left with -8 over here, 2x in the middle and 10 over here. Now the next step, अगर एक ही inequality सिर्फ होती तो हमारा अगला स्टेप क्या होता है, मैं 2 को उधर ले जाके डिवाइड करता। तो जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पर करना है वही मैंने राइट हैंड साइड पे करना है। तो I'll take the 2 over there and over here as well. So I'll be left with x in the middle। लेफ्ट साइड पर आ जाएगा आपका -8/2 और राइट साइड पर आपका आ जाएगा 10/2। मैंने इनइक्वालिटीज को बिल्कुल चेंज नहीं किया, जैसे क्वेश्चन में था वैसे ही कॉपी डाउन किया। देन x is greater than -4 and x is less than equal to 5। You have reached to the answer as it is। जो अब बाद में आपको यहाँ पर मर्ज करना पड़ा था इन दोनों सेपरेट इनइक्वालिटीज को, वो भी करने की जरूरत नहीं है, और इसकी नंबर लाइन भी एज इट इज यही बनेगी। और अगर आपसे कहा जाए कि लिस्ट डाउन ऑल द इंटीजर्स, तो आपने -3, -2, -1, 0 एंड देन टिल 5 सारी वैल्यूज प्लग इन लिख देंगे। अच्छा, अब ये हमारी फर्स्ट टाइप ऑफ इनइक्वालिटीज हो गई है, जिसमें मैंने आप लोग को बताया था कि हम लोग बेसिक इनइक्वालिटीज को समझ रहे हैं। अब उसके बाद इन बेसिक इनइक्वालिटीज में एक बड़ा ही बेसिक सा लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन आता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ क्वेश्चन लिखता हूँ, आई गिव यू 1 minute टू थिंक ओवर इट। ये अभी रिसेंट पेपर्स में भी आया हुआ था। राइट डाउन, राइट डाउन द largest possible integer in the range x is less than -9। So this is one of the questions. It seems very easy and it is very easy. लेकिन इसमें according to the examiner report 90% of the students answer it wrongly. So I'm giving you 30 seconds. Think over it. Write down the answers on your registers, the papers, whatever you have, and then I'll tell you the answer. और फिर आपने देखना है कि आपका आंसर ठीक था या गलत था, और फिर मैं अगर जिसके आंसर गलत है I'll quickly explain it कि इसमें क्या करना है। Okay, so 30 seconds have passed. So the answer to this question is -10. The largest possible integer in this range, x is less than -9, is -10. And the reason behind it is if I draw a number line over here, plug in a 0, और फिर यहाँ पर हम लिखते हैं -9। अब ये इनइक्वालिटी क्या कह रही है, ये इनइक्वालिटी कह रही है कि जी x जो है वो सारी वैल्यूज हैं जो -9 से छोटी हैं। मैंने आपको बताया कि स्मॉलर का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। याद रखना, अभी हम जब आगे शेडिंग इनइक्वालिटीज भी पढ़ेंगे तो स्मॉलर इज ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड, लार्जर इज ऑलवेज राइट हैंड साइड। नाउ व्हाट आई डू इज आई सिंपली ड्रॉ अ सर्कल ऑन टॉप ऑफ -9, और क्योंकि लेस देन की इनइक्वालिटी है, x इज लेस देन -9, सो ऑल द वैल्यूज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ -9 आर स्मॉलर देन -9। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब नेगेटिव नंबर्स जितने छोटे होते हैं उतने उनकी वैल्यू इंक्रीज करती जाती है। ठीक है।
the largest possible negative number is -1, negative integer. The largest possible -1 is the largest possible negative integer. यहां पर मैं लिख देता हूं लार्जेस्ट पॉसिबल नेगेटिव इंटीजर, -1 इज एन, उसके बाद यानी कि -9 कुड हैव बिन द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर इन दिस रेंज अगर यहाँ पर इक्वल टू का साइन होता, लेकिन बिकॉज इक्वल टू का साइन यहाँ पर नहीं है एंड -9 इज नॉट इंक्लूडेड इन द रेंज, सो द नेक्स्ट ग्रेटर इंटीजर इज -10. सो द लार्जेस्ट पॉसिबल इंटीजर इज -10. इसके बाद जितने भी इंटीजर्स हैं वो -10 से छोटे हैं. ठीक हो गया. तो ये मैंने एक रैंडमली आपको सवाल दिया. इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने कंपाइल किए हैं, व्हिच आई विल शेयर इन द ग्रुप आफ्टर द क्लास. नाउ मूविंग ऑन टू द सी पार्ट. हमने ए और बी कर लिया. नाउ वी मूविंग ऑन टू द सी पार्ट व्हिच इज शेडिंग इनइक्वालिटीज का कॉन्सेप्ट. अच्छा, अब शेडिंग इनइक्वालिटी स्टार्ट करने से पहले उसके थोड़े से प्री रेक्विजिट्स हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए, जो कि मैं क्विकली रिवाइज करूंगा. और अगर आप लोग ग्रुप में मुझे कहेंगे तो मैं उस टॉपिक को भी डिटेल में इसकी उसकी क्लास ले लूंगा बिफोर एग्जाम्स. तो इसके जो प्री रेक्विजिट्स हैं, प्री रेक्स, तो वो ये है कि आपको यू मस्ट नो हाउ टू स्केच अ लाइन. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री रेक्विजिट ऑफ द questions regarding shading inequalities. Number one. Number two, you must know how to write an equation. Write an equation given, आपको अगर ग्राफ गिवन हो, गिवन दैट द ग्राफ और लाइन इज प्रोवाइडेड. तो अगर आपको लाइन प्रोवाइडेड है तो आपको उसकी इक्वेशन देखकर बनानी आनी चाहिए, और अगर आपको इक्वेशन प्रोवाइडेड है तो फिर आपको उस इक्वेशन की हेल्प से लाइन बनानी आनी चाहिए. ये सबसे बेसिक प्री रिक्विजिट है. आपको अगर ये दो चीजें नहीं आती तो आप शेडिंग इनइक्वालिटीज नहीं कर सकते. ये बात आप लोग समझ जाए. इसके अलावा जो तीसरा प्री रेक्विजिट है वो यही है कि ग्रेटर देन और लेस देन की इनइक्वालिटीज से which part which side of the line has to be included and which side of the line जो है वो इंक्लूड नहीं हो. तो अब मैं आपको इस पे एक डायग्राम बना के जल्दी से, क्विक रिवीजन हम कह रहे हैं, मैं जल्दी से आपको समझाता हूँ कि किस तरह होगा. पहले आप अपने पास ये नोट डाउन कर लें कि कितने टाइप्स ऑफ लाइंस होती हैं इन द होल मैथमेटिक्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं. तो आपके पास एक होती है वर्टिकल लाइन, एक होती है आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन, और फिर जो तीसरी टाइप है उनको हम कहते हैं स्लोप्ड लाइंस. सही है. आइदर अ पॉजिटिव स्लोप और अ नेगेटिव स्लोप. तो ये आपके सामने मैंने 4 टाइप्स ऑफ लाइंस ड्रॉ की हैं. सही है. अ वर्टिकल लाइन हैज एन इनफाइनाइट स्लोप. और वर्टिकल लाइन की जो इक्वेशंस होती हैं, मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ कि हम इक्वेशंस समझ रहे हैं. वर्टिकल लाइंस की इक्वेशंस होती हैं x इज इक्वल टू ए, वेयर a is the x coordinate, where a is the x coordinate from which the line passes. तो ये जो वर्टिकल लाइन आपके x एक्सिस पर जिस कोऑर्डिनेट से गुजर रही है वो आपने एक ही जगह पर लिख देना है सिंपली, और x साथ में लिखना है. सो ऑल द वर्टिकल लाइंस आर लाइक दिस. ऑल द हॉरिजॉन्टल लाइंस हैव इक्वेशन y equals to b, and b is again similarly जो x की a की डेफिनेशन है वही b की डेफिनेशन है कि b वो वैल्यू है जहां से ये हॉरिजॉन्टल लाइन y एक्सिस को कट कर रही है. Similarly, sloped lines दो तरह की हैं, a line with a positive slope and a line with a negative slope. तो how to know that a line has a positive slope? लाइन को आपने हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से देखना है. लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड से होता है. तो लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम देखें तो ये लाइन की हाइट इंक्रीज कर रही है, स्लोप इज इंक्रीजिंग, हेंस पॉजिटिव. और अगर मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड से देखूं और मूव आगे जाऊं तो ये लाइन नीचे जा रही है, इसका मतलब इसकी नेगेटिव स्लोप है. तो ये जो स्लोप लाइंस होती हैं इनकी इक्वेशंस किस फॉर्म में होती है? y इज इक्वल टू mx प्लस सी फॉर्म में होती है. तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स मसला बच्चों को यहाँ पर तो नहीं आता, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस वो स्पेसिफाई कर लेते हैं, लेकिन जहाँ पर स्लोप लाइंस आ जाती है उनकी इक्वेशंस बनाने में बच्चों को मेजोरिटी टाइम्स प्रॉब्लम्स आती है. प्लस यहाँ पर जो हम लोग रीजन समझने लगे वो ये है कि इफ आई हैव अ वर्टिकल लाइन एंड इफ द रीजन इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, द रीजन आर इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, द वांटेड रीजन, देन वी यूज द इनइक्वालिटी लेस देन, या फिर लेस देन और इक्वल टू. फॉर आईजीसीएसई स्टूडेंट्स, ये स्पेसिफिकली फॉर आईजीसीएसई स्टूडेंट्स है कि अगर आप उसमें बोल्ड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, सही है, तो इक्वल टू लगाना होगा, और अगर आप डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो फिर आपको इक्वल टू नहीं लगाना होगा. इसमें आपको इक्वल टू लगाना होगा, इसमें नहीं.
जो ओ लेवल के बच्चे हैं उनको मैं बता देता हूँ, आपकी कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ कि ओ लेवल में अब ये रिक्वायरमेंट एग्जामिनर की तरफ से हटा दी गई है। आपको क्वेश्चन में एग्जामिनर एक इनइक्वालिटी खुद दे देगा। फॉर एग्जांपल आपको उसने एक डायग्राम दिया, उसमें डिफरेंट लाइंस है, रीजन शेडेड है, तो आपको एग्जामिनर एक इनइक्वालिटी खुद दे देगा। उस इनइक्वालिटी में जो साइन इस्तेमाल किया जाएगा, जो इनइक्वालिटी यूज की जाएगी, ग्रेटर या लेसर हो या ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू हो, आप लोगों ने वही यूज करना है, इग्नोरिंग द फैक्ट दैट द लाइन इज बोल्ड और नॉट। तो ये ओ लेवल्स में ये वाली जो कंडीशन है वो निकाल दी गई है, वो आपको उस पर ध्यान नहीं देना। हाँ, आईजीसीएसई वाले बच्चों को इसका ख्याल रखना है, जरूरी है। So the region on the left hand side of a vertical line is always represented by less than का साइन। लेस देन का मतलब है कि अगर x लिखा है या y लिखा हुआ है तो वो इसकी जो जहां पर माउथ क्लोज हो रहा है उस तरफ आपने लिखना है। और अगर रीजन राइट हैंड साइड पर है तो फिर ग्रेटर की इनइक्वालिटी इस्तेमाल होगी। इसी तरह अगर रीजन किसी लाइन के ऊपर है तो ग्रेटर की इनइक्वालिटी इस्तेमाल होगी, नीचे है तो लेसर की इनइक्वालिटी इस्तेमाल होगी। और फॉर स्लोप लाइंस में याद रखना रीजन लेफ्ट या राइट नहीं होता, रीजन रीजन अप या डाउन होता है। इसको आपने अज्यूम करना है कि ये एक स्टेयर केस है, और स्टेयर केस की दो साइड्स होती हैं, एक वो जहां से हम वॉक करके ऊपर जाते हैं और एक वो साइड जो कि आपकी स्टेयर केस आप कह लो नीचे वाली साइड है। तो जो नीचे वाली साइड है इसके लिए लेस देन की इनइक्वालिटी आएगी, और इसकी जो ऊपर वाली साइड है ग्रेटर की इनइक्वालिटी आएगी। सिमिलरली अगर लाइन इस तरह से जा रही है तो दिस साइड इज अप साइड, क्योंकि अगर मैं यहाँ स्टेयर केस ड्रॉ करूँ तो फिर ये वाली साइड बनती है जहां से हम ऊपर चढ़ेंगे या उतरेंगे नीचे, तो ये आपका हो जाएगा ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी और नीचे आ जाएगी लेस देन की इनइक्वालिटी। अब इनको हमने डायग्राम पे कैसे यूज करना है हम उसकी तरफ आने लगे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब लेट्स ड्रॉ अ ग्राफ ओवर हियर। जो मेजरली एग्जाम में जिस तरह के सवाल आपको आने हैं, जिस तरह के सवाल आपको आने हैं, यहाँ पर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। अब हम सबसे पहले टाइप 1 क्वेश्चन करते हैं जहां पर एग्जामिनर आपको इक्वेशंस खुद दे देगा। फॉर एग्जांपल उसने आपको इक्वेशंस ये दे दी हैं, x इज लेस देन इक्वल टू 8, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, y इज greater than equal to 1, y is less than equal to 5, and y is greater than equal to 2x. Now let's suppose we have these inequalities, and we have, examiner says that with the help of these inequalities, draw the region R and shade the wanted region. Now this question can come either way. Wanted region भी शेड करवा सकता है और अनवांटेड रीजन भी शेड करवा सकता है। तो वर्डिंग्स ऑफ द क्वेश्चंस पे आप लोगों ने लाजमी गौर करना है। अब क्या करना है, स्टेप नंबर 1 इज, आपको अगर इक्वेशन इनइक्वालिटीज दी जाएंगी तो आपका सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि आप उन सारी इनइक्वालिटीज को इक्वेशन फॉर्म में राइट डाउन करें। सो दिस वुड बी x इक्वल्स टू 8, this would be x equals to 2, and this would be y equals to 1, this would be y equals to 5, and this would become y equals to 2x. So now I have to sketch all these 5 lines on the given grid. अब ग्रिड ऑब्वियसली लेबल्ड होगा और यहाँ पर आपके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इंटीजर कोऑर्डिनेट्स, वो भी लेबल्ड होंगे। मैं यहाँ पे आपके लिए आसानी के लिए कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, that's enough, and 1 2 3 4 5 and 6. Okay, so up let's start drawing the lines. Let's pick this line, first line. So this line is x equals to 8. x equals to 8 का मतलब क्या है? x equals to 8 का मतलब है a vertical line. A vertical line. And what does 8 mean? 8 means a vertical line passing from 8. So what I'll do is I'll draw a vertical line which must be passing from 8. तो ये मेरा x equals to 8 line draw होगी. Number 2, it says x is greater than equal to 2, which means उसकी इक्वेशन है x equals to 2। तो मैं 2 पर अगेन एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा जो 2 से पास हो रही होगी। तो मैंने यहाँ पर एक और वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। मैं इनको साथ साथ लेबल कर लेता हूँ। और जब आप लेबल कर रहे होंगे ना बच्चों, तो आप लोगों ने इंस्टेड ऑफ इक्वेशंस आपने वही इनइक्वालिटीज ही लिखनी है कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेस देन इक्वल टू 8, यहाँ पे लिख लेते हैं greater than equal to। ये दो लाइंस हमने बना दी, नंबर 1 नंबर 2। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड लाइन व्हिच इज y इक्वल्स टू 1। y इक्वल्स टू 1 का मतलब जो y वाली लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं? वो हॉरिजॉन्टल होती हैं। हॉरिजॉन्टल होगी। नंबर 2 कहां से क्रॉस कर रही है? 1 से क्रॉस कर रही है। सो आई विल ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग फ्रॉम 1, and then I'll simply label it y is greater than equal to 1 according to the inequality given in the question. Fourth equation is y equals to 5. Again I'll draw a horizontal line passing from 5,
अब मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करके इसके साथ लिख दूंगा y इज लेस देन इक्वल टू 5। जो मैं इनइक्वालिटीज लिख रहा हूँ ये सवाल में दी हुई हैं, तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि पता नहीं कहाँ से लेके आ रहे हैं सर। मैंने सिंपली इन इनइक्वालिटीज को इक्वेशन में लिखा, उन इक्वेशन की लाइंस बनाई, और लाइंस बनाने के बाद मैंने उनके साथ उसकी इनइक्वालिटी प्लेस इन कर दी। अब असल में मसला आता है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस के बाद स्लोप्ड लाइन को स्केच करने। फॉर एग्जाम्पल आपको ये स्लोप लाइन दे दी गई है y इज इक्वल टू 2x। नाउ हाउ एम आई गोइंग टू स्केच दिस, ये अभी आप लोग समझ लें, आपके बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। ये ग्राफ्स ऑफ फंक्शन में भी आएगा, ये रैंडम स्केचिंग भी आ सकती है, बल्कि आएगी लाजमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब स्केचिंग ऑफ ग्राफ्स बड़ा कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है, जिसमें आपके रेसिप्रोकल ग्राफ्स, आपके एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स, आपके क्यूबिक ग्राफ्स, क्वाड्रेटिक ग्राफ्स और लीनियर ग्राफ्स, इन सब की स्केचिंग आ रही है। इस ग्राफ के ऊपर मैंने स्पेसिफिक एक पूरी क्लास रखनी है, वो मैं ग्रुप में शेयर करूंगा, उसका टाइम लाजमी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्केचिंग ऑफ ग्राफ्स। तो मैंने लाइन कैसे स्केच करनी होती है ये समझ लें। आपने हमेशा देखना है कि जब लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन आ जाएगी, तो आपने गौर करना है व्हाट इज सी, और आपने सिंपली आपने उस सी पर चले जाना है। अब इस केस में y इक्वल टू 2x में c इज नॉट ओवर हियर, व्हिच मींस द y इंटरसेप्ट इज जीरो। सो I'll put a plot a dot on zero। मैं जीरो पे एक डॉट बना दूंगा। अगर ये y इंटरसेप्ट कुछ और होता, 1 होता, 2 होता, -5 होता, तो मैं उधर जाके y एक्सिस पर डॉट बना दूंगा। अब मैंने यहाँ डॉट बना दिया। अब मैंने क्या करना है, मैंने देखना है कि x का कोफिशिएंट क्या है। x का कोफिशिएंट बच्चों आप लोग को पता है कि ग्रेडियंट होता है, और ग्रेडियंट जो फिजिक्स वाले बच्चे हैं या जो नॉर्मली मैथ्स वाले, उनको भी पता होना चाहिए, ग्रेडियंट होता है रेशो ऑफ राइज ओवर रन। राइज मींस द वर्टिकल डिस्टेंस, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, एंड रन मींस द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, लेफ्ट जा रहा है या राइट जा रहा है। अब इसके साथ लिखा हुआ है टू। टू को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूं तो टू असल में है 2/1। तो ये टू इज रिप्रेजेंटिंग द राइज एंड वन इज रिप्रेजेंटिंग द रन। तो इसका मतलब है, अब मैंने वाई इंटरसेप्ट जीरो था, मैंने जीरो पे जाके प्लॉट लगा दिया। अब ग्रेडियंट इस इक्वेशन का है टू, तो मैं क्या करूंगा, आई मूव 2 यूनिट्स अपवर्ड्स एंड देन आई मूव 1 यूनिट राइटवर्ड्स, because this 1 in the denominator is positive, तो positive means right, and this 2 is also positive which means up। तो मैं दो ऊपर गया एक राइट गया, ये सिंपली मुझे दूसरा प्लॉट मिल गया। मैं इजीली इन दो प्लॉट्स को ज्वाइन करूंगा और ये मेरी लाइन यहाँ पर स्केच हो जाएगी। अब मैं एक काम करता हूँ, टू मेक द क्वेश्चन बेटर, मैं इस इनइक्वालिटी को जरा चेंज करके इसको हम लेस देन इक्वल टू ही कर देते हैं, और इस लाइन के साथ मैं लिख देता हूँ y इज लेस देन इक्वल टू 2x। बिफोर मूविंग ऑन टू द आंसर, मैं आपको क्विकली इस कॉन्सेप्ट को री करने के लिए दोबारा से बताता हूँ कि लेट सपोज अगर इक्वेशन आती y इज इक्वल टू 3/4x माइनस 1, लेट सपोज। अब ये थोड़ी सी टेक्निकल इक्वेशन मैंने आपको दी थी, अब आपने ये ग्राफ पे ड्रॉ करनी है यूजिंग द सेम मेथड। कैसे करेंगे, आप -1 पे जाएंगे सबसे पहले। तो -1 लेट सपोज यहाँ पर है, मैंने यहाँ पर एक डॉट बना दिया, मैं -1 पे चला गया। अब मैं जाऊंगा सीधा ग्रेडियंट के ऊपर। ग्रेडियंट में ऊपर लिखा हुआ है 3, तो इसका मतलब है मैंने 3 ऊपर जाना है, बिकॉज इट्स पॉजिटिव। तो आई मूव 1 2 3 यूनिट अपवर्ड्स, मैं इधर आ जाऊंगा। और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 4 and it is also positive, so I'll move 1 and then 2 and then 3 and then 4 unit rightwards। So this is the second plot। I'll simply join these lines और मेरी ये line sketch हो जाएगी जो कि यहाँ पर given है। So this is how you can easily sketch a line। I'll erase this now and let's move on to the shading वाला part। तो अब शेड क्या होगा, कैसे होगा, ये समझ ले। अब हम गौर करेंगे इन सब इनइक्वालिटीज पर। फॉर एग्जाम्पल हमने सबसे पहली लाइन ड्रॉ की थी ये वाली, x इक्वल्स टू 8। द इनइक्वालिटी सेज लेस देन। आपने ये नहीं देखना कि ये लेस देन क्या है, x लेस देन है, 8 ग्रेटर देन है, इस कंफ्यूजन में नहीं पड़ना। आपने सिंपली इनइक्वालिटी को देखना है क्या है। इनइक्वालिटी अगर है लेस देन मींस लेफ्ट, बस इस चीज पे आपने फोकस करना है। इफ लेस देन मींस लेफ्ट, तो इसका मतलब है कि द रीजन हैज टू बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड of this line। I'll simply draw small arrows for my reference कि मैंने इस लाइन के लेफ्ट पर स्टिक करना है। इस लाइन की जो राइट वाला एरिया है ना, वहां क्रॉस बना दो, वो मुझे नहीं चाहिए, इसका मतलब ये है। और अगर एग्जामिनर कहेगा कि शेड द अनवांटेड रीजन, तो फिर आप ये जो जो हमें रीजन नहीं चाहिए यहाँ पर आप इजीली शेड भी कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी लाइन जो हमने ड्रॉ की वो थी x is greater than equal to 2। So for x is greater than equal to 2, what I have to do is I'll look at the inequality and the inequality is greater than। greater than का मतलब होता है राइट। तो इसका मतलब ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, मेरा रीजन इस लाइन के राइट साइड पर है। तो मैं अगेन फॉर माय रेफरेंस आई ड्रॉ स्मॉल एरोज ऑन द राइट हैंड साइड। आपने ये सारा काम पेंसिल से करना है, ताकि अगर इरेज भी करना पड़े, वैसे इरेज करने की जरूरत नहीं होती, बस आपको शेडेड एरिया चाहिए होता है, करना भी पड़ जाए तो आप इजीली कर सकें। लाइट पेंसिल इस्तेमाल करनी है। उसके बाद तीसरी लाइन जो हमने बनाई थी वो थी आपकी, लेट सपोज हमने ये लाइन बनाई y इज लेस देन इक्वल टू 5। सो द
ये वाली लाइन कौन सी लाइन थी? ये लाइन थी द हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग फ्रॉम द वैल्यू 5. द रीजन इज वेयर, बिकॉज द इनइक्वालिटी सेज लेस देन, सो द रीजन इज बिलो, बिलो दिस लाइन, यानी कि इस लाइन के नीचे नीचे मैंने रहना है। तो इस लाइन के ऊपर वाला पार्ट भी सारा मेरा क्रॉस हो गया, ये ऊपर वाला हिस्सा भी मुझे नहीं चाहिए, मुझे इस लाइन के लेफ्ट वाला हिस्सा भी नहीं चाहिए जो हमने प्रीवियसली चेक कर लिया था। तो मैं इन सारों को क्रॉस आउट कर दूंगा क्योंकि मुझे ये सारा नहीं चाहिए। तो अब मेरे पास आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, रीजन इनक्लोज होता जा रहा है, करीब आता जा रहा है। अब मैं देखूंगा दिस लाइन, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन व्हिच इज पासिंग फ्रॉम 1 एंड द इनइक्वालिटी सेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ग्रेटर का मतलब होता है द रीजन इज अपवर्ड्स, so the region is upwards, hence the region beneath is also not required. I'll put crosses all around. अच्छा, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप अपने पेपर में ज्यादा गंद ना मचाएं, साफ सुथरा रखना है, प्रेजेंटेबल रखना है। आखिरी लाइन है आपकी द स्लोप्ड लाइन एंड द इनइक्वालिटी सेज लेस देन इक्वल टू। मैंने आपको बताया था कि स्लोप्ड लाइंस में रीजन या ऊपर होता है या नीचे होता है, उसमें लेफ्ट राइट नहीं होता। तो अगर लेस देन की इनइक्वालिटी आ गई है तो इसका मतलब है रीजन नीचे होगा। तो द रीजन रिक्वायर्ड, जो हमारा वांटेड रीजन है, वो इस स्लोप्ड लाइन के नीचे नीचे है। तो इस स्लोप लाइन की जो ऊपर वाला हिस्सा है ये भी हमें नहीं चाहिए, ऊपर वाला हिस्सा हमें नहीं चाहिए। तो अब इन सारी चीजों को देखते हुए जो आपके पास स्पेस बच गई है, एंड दैट रीजन इज this small shape, and I'll simply shade it and write down region R in between. तो ये वो टाइप का क्वेश्चन है इनइक्वालिटीज का, जब आपको इनइक्वालिटीज दे दी जाएंगी और आपको रीजन खुद बनाना पड़ेगा। जो सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है, द सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, आई ऑल्सो शेयर दिस पीडीएफ विद द स्टूडेंट्स वाचिंग दिस वीडियो, ताकि अगर कोई नोट डाउन करना चाह रहा है और वो मिस हो जाता है उससे, तो वो आप पीडीएफ से क्रॉस चेक कर सकेंगे। द सेकंड टाइप ऑफ इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, वो ये होता है कि आपको एग्जामिनर ग्रिड ऑलरेडी बना देगा और आपको लाइंस भी दे दी जाएंगी। लेट्स क्विकली लेबल इट फर्स्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, बस इतना काफी है। लेट्स ड्रॉ द लाइन। अब लेट्स सपोज आपके पास जी एक लाइन है जो कि स्टार्ट हुई है 7 से, एंड हो रही है 7 पे। लेट्स ज्वाइन देम विद स्ट्रेट लाइन। एक लाइन आपके पास कुछ इस तरह से है। लेट्स सपोज एक लाइन आपके पास है जो कि क्रॉस कर रही है यहाँ से। ओके, नाउ लेट्स ड्रॉ अनदर लाइन व्हिच इज पासिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक हो गया। अब इस सवाल में हम इसको अब स्टार्ट करते हैं। भाई एक और लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपकी जो है ना टेक्निकलिटीज पूरी हो जाए, कंफ्यूजन सारी क्लियर हो जाए। लेट्स ड्रॉ अनदर वर्टिकल लाइन ओवर हियर। सही है। नाउ द रीजन इज दिस। लेट्स सपोज दिस इज द रीजन आर। ठीक है, अब मैंने इस रीजन आर को, ये रीजन आर आपको गिवन है, आपने इनइक्वालिटीज फाइंड आउट करनी है। राइट डाउन ऑल द इनइक्वालिटीज व्हिच रिप्रेजेंट दिस रीजन आर। सही है। तो दिस रीजन आर को रिप्रेजेंट जो इनइक्वालिटीज कर रही है वो आपने फाइंड आउट करनी है। हमेशा याद रखना कि जब ये सवाल आएगा और रीजन आपको स्पेसिफाई कर दिया जाएगा, तो याद रखना सबसे आसान चीज समझने के लिए होती है कि रीजन जो है ना, वो कोई ना कोई शेप होता है। पहले आपने देखना है कि वो कितने साइडेड शेप बन रहा है। सही है। हाउ मेनी साइड्स डज इट हैव? सो इन दिस केस द रीजन इज इनक्लोज बिटवीन दिस साइड। मैं इधर इसको लेजर से पॉइंट आउट कर देता हूँ। दिस साइड, this side, this side and this side. Hence it is a quadrilateral. It is a four-sided shape. इसका मतलब है अगर इसकी चार sides हैं तो उसका मतलब है कि फिर इसकी फोर लाइंस होंगी। चार इनइक्वालिटीज बनने वाली हैं इस रीजन की। अब वो कैसे आपने स्पेसिफाई करनी है? हम इन लाइंस को नंबर्स दे देते हैं। दिस इज लाइन नंबर 1 लेट्स सपोज। इसको हम कह देते हैं लाइन नंबर 2, इसको हम कह देते हैं लाइन नंबर 3 और इसको हम कह देते हैं लाइन नंबर 4। So step number 1 is to find out the equations of each of these lines. तो अब मैंने equations find out करनी है लाइन नंबर 1 की, लाइन नंबर 2 की, लाइन नंबर 3 की एंड लाइन नंबर 4 की भी। Now let's start from line number 1. How to find out the equation of line number 1? याद रखना ओ लेवल मैथ्स में, आईजीसीएसई मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल हो या ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस का सवाल हो, आपको जहां पर भी इक्वेशन का वर्ड नजर आए, इन दो क्वेश्चंस में आपके जहन में सबसे पहली चीज आनी चाहिए y is equal to mx plus c. There is another formula which students use to find out the equation of a line whenever they have the gradient and one coordinate. तो वो आप बच्चे यूज करते हैं y minus y1 is equal to m x minus x1.
तो ये जो फॉर्मूला है ये भी डेरिवेशन है, ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है कहाँ से? ये ग्रेडियंट का जो फॉर्मूला था y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1, ये इज इक्वल टू m, ये इस फॉर्मूले की डेरिवेशन है। ठीक है, तो यू कैन यूज दिस एज वेल। जिनको इस चीज का पता है वो यूज करें, जिनको नहीं पता वो बिल्कुल भी इस चीज का इस टाइम पर ना पढ़े, एग्जाम करीब है। आप सिंपली इस लाइन इक्वेशन को फॉलो करें बस। जो लाइन इक्वेशन है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वाली लाइन। अब मुझे लाइन नंबर वन को इस फॉर्म में लेकर आना है। व्हाट इज m? m इज द ग्रेडियंट एंड व्हाट इज c? c इज द y इंटरसेप्ट। सो वाई इंटरसेप्ट कहते हैं कि वो जो लाइन नंबर वन है वो वाई एक्सिस कहते हैं इस वर्टिकल लाइन को। तो ये जो लाइन नंबर वन है वो वाई एक्सिस को कहाँ से क्रॉस कर रही है? सो इफ आई ड्रॉ बैक, दिस लाइन नंबर वन इज क्रॉसिंग द वाई एक्सिस एट पॉइंट माइनस वन। हेंस द वैल्यू ऑफ सी इन दिस इक्वेशन इज माइनस वन। ये मैंने इजीली आइडेंटिफाई कर लिया। अब मुझे फाइंड आउट करना है कि इसका ग्रेडियंट क्या है। ठीक है, इसका ग्रेडियंट क्या है? ग्रेडियंट निकालने के दो तरीके हैं। एक तरीका आसान है, वो जो बच्चे जो अब मैथ्स में एडवांस्ड हो चुके हुए हैं, जिनकी स्किल्स अच्छी हो चुकी हुई हैं, तो वो लाइन देखकर ग्रेडियंट फाइंड आउट कर सकते हैं। और वो जो बच्चे अभी भी बेसिक्स में स्ट्रगल कर रहे हैं, वो फिर क्या करें, वो सिंपली ग्रेडियंट का फॉर्मूला अप्लाई करें, y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1। and just what to apply the formula, you need any two coordinates, any two known coordinates on the line. For example, if I take this coordinate which is known to me and that is 1, 0, यहाँ पर x 1 है और y 0 है, और मैं ये कोऑर्डिनेट ले लूँ ये वाला, तो ये जो y इंटरसेप्ट वाला है, यहाँ पर x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू माइनस वन है। So I can use these two coordinates to find out the gradient of line number one, and that would be y2 minus y1. So y2 is 0 and y1 is minus 1. So minus of the formula and minus of the value divided by x2 minus x1. So x2 is 1 and x1 is also 0. So the answer is 1 over 1, और आपका ग्रेडियंट ऑब्वियसली 1 के इक्वल है। तो आपकी जो लाइन इक्वेशन है लाइन नंबर वन की, वो क्या बन गई? y इज इक्वल टू m की जगह पर हम क्या लिखेंगे? 1, 1x प्लस c की जगह पर हम क्या लिखेंगे जहां से वो लाइन गुजर रही है, और वो है माइनस वन। अब प्लस माइनस ऑब्वियसली माइनस होता है। दूसरा, x के साथ 1 हो तो प्लीज 1 ना लिखना, एग्जामिनर को समझ आ जाएगी कि इस बच्चे ने नई नई मैथ सीखी है। तो कब जब भी कोफिशिएंट 1 हो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती, चाहे एक्स स्क्वायर हो, एक्स क्यूब हो, एक्स हो, डोंट राइट 1 विद इट, इट इज ऑलवेज नोन कि 1 उसका कोफिशिएंट है। तो ये लाइन नंबर वन की मेरे पास आ गई इक्वेशन। इक्वेशन लिखने के बाद अब मैंने देखना है कि यार लाइन नंबर वन जो जा रही है, ये जो स्टेयर केस बना हुआ है, जो मेरा रीजन शेड हो रहा है, क्या वो सीढ़ियों के नीचे है या ऊपर है? तो ऑब्वियसली वो स्टेयर केस के नीचे है। तो नीचे होने का मतलब है कि मैं फिर इक्वल्स टू को रिप्लेस कर दूंगा विद लेस देन इक्वल टू वाली इनइक्वालिटी x माइनस वन। अब लेस देन लगाना है या लेस देन इक्वल टू लगाना है, डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन में क्या यूज किया है फॉर ओ लेवल्स वाले बच्चे, और डिपेंड करता है कि लाइन बोल्ड है या डॉटेड है फॉर आईजीसीएसई वाले बच्चे। तो ये मैंने आपको एक लाइन सॉल्व करके बता दी है। इसी तरह आपने बाकी लाइन नंबर टू भी करनी है, इसी तरह आपने लाइन नंबर थ्री भी करनी है, और लाइन नंबर फोर। लाइन नंबर फोर इज इजी, इट्स अ वर्टिकल लाइन पासिंग फ्रॉम 2.5 कह लेते हैं इसको। तो आप 2.5 से गुजर रही है तो हम लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 2.5, और रीजन इस लाइन कर के राइट साइड पर है, इसके राइट साइड पर है, तो मैं इक्वल्स टू की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू से इसको रिप्लेस कर दूंगा। ये मेरी एक और इनइक्वालिटी आ गई। जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है दैट इज y इक्वल्स टू एंड पासिंग फ्रॉम द वैल्यू 1 एंड द रीजन इज अबव दिस लाइन। जो रीजन r है वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है, तो मैं इसकी जगह पर ग्रेटर देन इक्वल टू की इनइक्वालिटी ले आऊंगा। और फिर आखिरी लाइन जो है वो है आपकी लाइन नंबर टू। लाइन नंबर टू की इक्वेशन कैसे बनेगी बच्चों? हम लिखेंगे y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस c, हम आइडेंटिफाई करेंगे फ्रॉम द ग्राफ, दिस लाइन इज क्रॉसिंग द y एक्सिस एट द पॉइंट 7। सो आई राइट डाउन 7 ओवर हियर। उसके बाद y इक्वल्स टू, अब मैंने ग्रेडियंट फाइंड आउट करना। ग्रेडियंट फाइंड आउट करने के लिए आपने सिंपली क्या मैंने आपको बताया, ग्रेडियंट का फॉर्मूला लगाएं, दो कोऑर्डिनेट्स उठाएं। अब कोऑर्डिनेट में एक ये उठा लेता हूँ y इंटरसेप्ट वाला विच इज 0, 7। एक मैं ये उठा लेता हूँ x एक्सिस वाला विच इज 7, 0। और ये एक शॉर्टकट है बच्चों, अब तक आप लोगों को पता चल जाना चाहिए, इतनी मैथ्स कर ली है, कि अगर एक लाइन y एक्सिस और x एक्सिस दोनों पर सेम पॉइंट पे कट करी हो, 7 से स्टार्ट हो रही है 7 पे एंड हो रही है, तो उसका ग्रेडियंट 1 होता है। अब आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि लाइन ऊपर से नीचे आ रही है या नीचे से ऊपर जा रही है। अगर लाइन ऊपर से नीचे आ रही है तो इसका मतलब है कि फिर उसका ग्रेडियंट होगा -1। तो इक्वेशन आपकी बनेगी y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 7। यही लाइन अगर जैसे यहाँ पर देखते हैं, ये -1 से क्रॉस कर रही है और उसके बाद यहाँ पर 1 से क्रॉस कर रही है, सेम पॉइंट से क्रॉस कर रही है, लेकिन लाइन जा रही है ऊपर, तो इसका ग्रेडियंट देखो बच्चों क्या आया था, +1 आया था। सही है, तो इससे भी आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। इस तरह की आपको ट्रिक्स पता होनी चाहिए ताकि आप टाइम सेव कर सकें।
अब आखिरी चीज मैं आपको शेडिंग इनइक्वालिटीज की बताने लगा हूँ। आखिरी चीज ये होती है कि एग्जामिनर जो है ना वो एक जरा टेक्निकल सा सवाल इन क्वेश्चंस के लास्ट पार्ट में देता है लाजमी। वो आपको फॉर एग्जांपल इस तरह का क्वेश्चन दे देगा कि के इज एन इंटीजर, के इज एन इंटीजर वेयर के इज एक्स कॉमा के फॉर के लाइज इन द रीजन, इन द रीजन आर। अब ये जो के वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, ये के होगा या कोई और वेरिएबल ABCD कुछ भी आ सकता है, ये वाले क्वेश्चंस बहुत कॉमनली 1 या 2 मार्क के इनइक्वालिटी के, शेडिंग इनइक्वालिटी के सवाल के लास्ट पार्ट में लाजमी पूछे जाते हैं। और ये सवाल बच्चों को A स्टार दिलाएगा, मतलब A स्टार स्टूडेंट्स को डिफरेंशिएट करने के लिए होता है। जो A स्टार स्टूडेंट्स है वो ये क्वेश्चन बड़ी इजीली कर लेता है। इस तरह के क्वेश्चन में आप लोगों ने किस चीज का ख्याल रखना है बच्चों? आप लोगों ने स्पेसिफिकली इस चीज का ख्याल रखना है कि वो के असल में है क्या। फॉर एग्जाम्पल इस केस में जो के है वो किसकी जगह लिखा गया है, वो वाई कोऑर्डिनेट की जगह पर लिखा गया है। तो इसका मतलब है कि जो के की वैल्यू मैं ढूंढना चाह रहा हूँ असल में वाई कोऑर्डिनेट है। उसके बाद आप क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शन को पढ़ें। वो कह रहा है के इज एन इंटीजर, तो मैंने सारे वो वाई कोऑर्डिनेट्स देखने हैं जो इंटीजर वैल्यूज हों। सही है। हाँ, यहाँ पर मैं क्वेश्चन को थोड़ा इलेबोरेट कर देता हूँ। यहाँ पे एक्स की जगह कोई ना कोई वैल्यू लिखी होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा होगा 4, लेट्स सपोज। अच्छा, अब क्वेश्चन आगे चलाते हैं। इंटीजर बता दिया उसने कि के इज एन इंटीजर विच मींस के इज आइदर 1 2 3 4 एनी इंटीजर वैल्यू एंड के इज द वाई कोऑर्डिनेट। और तीसरी चीज उसने बता दी कि के लाइज इन द रीजन। इन द रीजन से मुराद है कि अगर आपकी इनइक्वालिटीज में ये आपका इक्वल्स टू का साइन आ रहा है तो उसका मतलब है कि जो आपकी लाइंस होती हैं उनके ऊपर वाले कोऑर्डिनेट्स, यानी कि ऑन टॉप ऑफ द लाइन, नॉट अबव नॉर बिलो, ऑन टॉप ऑफ द लाइन, वो कोऑर्डिनेट्स भी शामिल होंगे। लेकिन अगर आपकी इनइक्वालिटी लेस देन या इक्वल टू की होगी तो क्योंकि वो जो लाइन बनी हुई है फॉर IGCSE स्टूडेंट्स वो डॉटेड होती है, और फॉर ओ लेवल्स में भी ये इनइक्वालिटी यूज करके भी एग्जामिनर बोल्ड लाइंस दे सकता है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि जो बोर्ड लाइंस के जो ऊपर कोऑर्डिनेट्स आ रही हैं, ये वाले कोऑर्डिनेट्स ये रेंज में शामिल नहीं है। और अगर ये इनइक्वालिटी आ जाएगी इस तरह से, सही है, तो और लाइन ऐसे बन जाएगी तो फिर लाइन के टॉप वाले कोऑर्डिनेट्स भी शामिल होंगे। ये तीसरी बात आ गई। अब इस सवाल का मतलब ये है कि यू हैव टू लुक फॉर ऑल द वाई कोऑर्डिनेट्स विच आर इन दिस रीजन, और उनका एक्स कोऑर्डिनेट 4 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ, मैं फॉर द टाइम बीइंग इस रीजन को इरेज करता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि आपने सीधा सीधा क्या करना है, आपने सबसे पहले पहुंच जाना है एक्स कोऑर्डिनेट 4 पे। मैं एक्स कोऑर्डिनेट 4 पे जाता हूँ कि मेरा एक्स कोऑर्डिनेट 4 होना लाजमी है। अब मैं देखता हूँ कि इस रीजन में 4 के साथ कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं, बिकॉज लाइन इज ऑल्सो इंक्लूडेड। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको स्पेसिफाई कर दिया लाइन इज ऑल्सो इंक्लूडेड। तो 4 के साथ एक ये कोऑर्डिनेट 1 इस रीजन के अंदर है, 4 के साथ 2 ये कोऑर्डिनेट इस रीजन के अंदर शामिल है, ये वाला कोऑर्डिनेट भी इस रीजन के अंदर शामिल है। अगर मैं इससे ऊपर चला जाऊंगा तो देन दिस कोऑर्डिनेट इज आउट ऑफ द रीजन, आउट ऑफ बाउंड हो गया, समझ लें। तो ये स्पेसिफिकली सिर्फ ये 3 रीजन, इस 3 कोऑर्डिनेट्स इस रीजन के अंदर है। और ये 3 कोऑर्डिनेट्स अगर मैं लिखूं तो वो ये 3 कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? ये 3 कोऑर्डिनेट्स आपके होंगे 4 3 द टॉप वन, 4 2 द मिडिल वन, 4 1 द बॉटम वन। अब आप देखें हमारी इन इस क्वेश्चन की डिटेल्स मुकम्मल होती है कि एक्स कोऑर्डिनेट हमने फिक्स किया हुआ है वो 4 है, और हमने चेक कर ली के की वैल्यूज क्या आ रही है। के की वैल्यूज आ रही है 3 2 एंड 1। तो आई सिंपली राइट डाउन के इज इक्वल टू 1 2 एंड 3। ये आप लोग को समझ आ गया बच्चों? तो ये इस तरह के क्वेश्चंस इनइक्वालिटीज के एंड एंड में आ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंटली समझना है। कभी कभार ये क्वेश्चंस भी आते हैं कि फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के। फॉर एग्जाम्पल आपको इस तरह से वो इक्वेशन दे दे y इक्वल्स टू के एक्स इज अ लाइन पासिंग पासिंग फ्रॉम द रीजन। होना वो उसने रीजन में से ये हमेशा पक्की बात है 100% ऑफ द टाइम्स। तो उसने अब इस दफा, जैसे मैंने आपको अभी क्वेश्चन दिया था पिछला, उसमें के जो था वो y वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा था। अब इस दफा आपने गौर करना है कि के किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस केस में के जो है वो ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपने ऐसी लाइन बनानी है जो स्टीपेस्ट पॉसिबल हो, जिसका ग्रेडियंट मैक्सिमम पॉसिबल हो, लेकिन हाँ मेक श्योर ये करना है कि वो आपकी लाइन रीजन में से गुजर रही हो। मैं आपको एग्जांपल जल्दी से दे देता हूँ कि लेट सपोज अगर आपको इस तरह से एक डायग्राम दी गई है और उसमें कुछ रीजन जो है वो आपका एग्जामिनर ने कुछ इस तरह से रीजन बनाया हुआ है। इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। कुछ इस तरह से एग्जामिनर ने रीजन बना दिया, लेट सपोज, सही है। ये आपका रीजन आर है, इसके 3 पीक पॉइंट्स में यहाँ पे लेवल, दिस इज रीजन आर। So the examiner says
that find out the value of k for which this line y is equals to kx passes from the region and k is greatest possible. k is greatest possible. तो हम इस सवाल में सबसे पहले ये देखेंगे कि यार k है क्या। तो k तो ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट का मतलब है मैंने ऐसी लाइन बनानी है कि जिसका ग्रेडियंट ज्यादा हो, स्टीपेस्ट लाइन हो। दूसरी चीज की इस लाइन का कोई y इंटरसेप्ट नहीं है, इसका मतलब ये लाइन 0 0 से स्टार्ट हो रही है। तो अब मैं अगर लाइन रीजन से गुजारना चाहूँ तो मेरे तीन पीक पॉइंट्स कौन कौन से, मेरी लाइन ऐसे भी जा सकती है, सही है, फ्रॉम दिस कोऑर्डिनेट। मेरी लाइन इस कोऑर्डिनेट से भी गुजर सकती है और मेरी लाइन इस कोऑर्डिनेट से भी गुजर सकती है। इससे ज्यादा और स्टीप करूंगा तो मैं आउट ऑफ बाउंड रीजन से बाहर हो जाऊंगा। सो विच लाइन विल हैव द ग्रेटेस्ट पॉसिबल के, दिस इज द लाइन दैट विल हैव द ग्रेटेस्ट पॉसिबल के। अब इस केस में वो आपको ये कोऑर्डिनेट और 0 0 तो आपको पता ही ऑब्वियसली, ये दो कोऑर्डिनेट्स दे देगा। तो आपने सिंपली y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 लगाना है फॉर दिस कोऑर्डिनेट एंड दिस कोऑर्डिनेट, और आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। तो बस ये याद रखें कि k वाले क्वेश्चंस में एग्जामिनर आपसे ना कोई ऐसा कोऑर्डिनेट ही सिर्फ सेलेक्ट करवा रहा होता है जो होना रीजन के अंदर ही है, बस आपने उसकी इंस्ट्रक्शंस को और कंडीशंस को ध्यान से फॉलो करना होता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम शेडिंग इनइक्वालिटीज। नाउ वील बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी। मैं आप लोगों को स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसलिए मैं आप लोगों को 5 मिनट की ब्रेक देता हूँ। आप लोग पानी शानी पी के हैं, इजी होकर रिलैक्स होके हैं, मैं भी पानी पी लेता हूँ, मेरा गला सूखना शुरू हो गया। और फिर हम ये स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं। इसकी डिटेल्स बहुत ज़रूरी है, इसमें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज भी बताने हैं जो रिसेंट पेपर्स में आए हैं, सो डोंट मिस इट प्लीज। सो यू हैव अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स। आई विल बी बैक इन 5 मिनट्स टू।
अच्छा बच्चों, लेट्स बिगिन विद टुडेज पार्ट डी। अच्छा, डी पे मूव करने से पहले ना मैं चाह रहा हूँ मैं आप लोगों को पहले प्रोबेबिलिटी समझा दूँ, क्योंकि प्रोबेबिलिटी समझना ज़्यादा ज़रूरी है स्टैट्स शुरू करने से पहले। तो लेट्स स्टार्ट प्रोबेबिलिटी फर्स्ट एंड देन विल मूव ऑन टू स्टैट्स। हाँ, मैं आप लोगों से मशवरा कर लूंगा कि अगर आप लोग की हिम्मत नहीं है तो वी कैन मूव द लेक्चर ऑफ स्टैट्स टू द नेक्स्ट क्लास एज वेल। मेरी हिम्मत है, मैं सारी रात बैठ के आप लोग को पढ़ा सकता हूँ। ऑल आई वांट इज ऑल ऑफ यू स्कोरिंग ए स्टार, दैट्स इट। ओके, सो अब हम प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं। और स्पेसिफिकली जो आईजीसीएसई वाले बच्चे हैं ना, उनको मैं बता दूं कि उनके पेपर्स में एक और चीज़ है जो कि ओ लेवल्स वालों के पेपर में नहीं होता। वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो वो मैं एंड ऑफ द क्लास वो भी समझाऊंगा, उसका सिंपल शॉर्टकट है, वो किस तरह करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो अब हम प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हैं ऑफिशियली। प्रोबेबिलिटी, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी का मतलब सिंपल है, बहुत आसान जबान में इसको हम समझेंगे आज। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांसेस ऑफ एन इवेंट टू अकर, दैट्स इट। किसी इवेंट के होने के कितने चांसेस हैं, इसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब प्रोबेबिलिटी जो है, जो बच्चे क्लास में रिसेंटली ऐड हुए हैं और जो शुरू से ले रहे हैं उनको तो पता है, जो अभी ऐड हुए हैं उनको मैं बता दूं कि जो क्वेश्चंस हैं वो क्लास के एंड में चैट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, या फिर आई ओपन द चैट फॉर स्टूडेंट्स इन द ग्रुप, और आप ग्रुप में पूछ सकेंगे। और उसकी उसके लिए फिर मैं क्यू एन ए क्लास सेपरेटली रखूंगा। सो राइट नाउ बिकॉज वी हैव टाइम कंस्ट्रेंट्स, तो मैं आप लोग को कोशिश करूंगा कि कॉन्सेप्ट समझा दूं, और रिकॉर्डिंग भी ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। प्लस मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स ओवर हेयर आर बिकॉज ऑफ वॉचिंग दैट रील ऑन इंस्टाग्राम, जिसमें मैंने आपको फेब मार्च के पेपर्स का बताया है, और उसमें मैंने आपको गेस्ट पेपर्स का भी बताया है। तो ये सारी चीज़ें लेजिट हैं, बिल्कुल ठीक है। जिनको अभी तक नहीं मिले उनको शेयर कर दिए जाएंगे, जिनको ऑलरेडी मिल चुके हैं वो इस चीज़ के गवाह बन सकते हैं इन द ग्रुप। तो आई विल बी शेयरिंग ऑल व्हाट आई हैव, क्योंकि मैंने तो पेपर दे दिया और ए स्टार लेके बैठा हुआ ओ लेवल्स में भी, ए लेवल्स में भी। अब आप लोगों ने लेना है तो इंशाल्लाह व्हाट एवर रिसोर्स मेरे पास आएगी मैं आपको साथ साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो है चांसेस ऑफ एन इवेंट टू अकर। अब मैं एक यहाँ पर स्टेटमेंट लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल के ऑन एनी डे, ऑन एनी डे चांसेस दैट इट रेन्स इज 20%, फाइंड द परसेंटेज चांस दैट इट वोंट रेन। तो मैंने बहुत इजी सवाल पूछा है ये, जो कि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को इसका आंसर पता होगा। तो किसी दिन रेन होने के चांसेस अगर 20% हैं, तो फिर रेन ना होने के चांसेस, सिंपल है कि रेन ना होने के चांसेस होंगे 80%। अब ये 80% कहाँ से आया, जरा इसके थोड़े से कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। 80% यहाँ से आया कि देखें किसी भी टोटल इवेंट्स, जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं ना, टोटल इवेंट्स की होना ना होना, जितनी भी प्रोबेबिलिटीज अगर हम सब सबको ऐड अप कर दें तो उसका मतलब होता है 100%, ठीक है। Now what does 100% itself means? परसेंट का मतलब होता है 100 divided by 100 and the answer to that is 1। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी को देखूं कि यार मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज के होने की क्या हो सकती है, वो 1 है। अभी रिसेंटली मैंने, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं कैम्ब्रिज ग्रेड्स एकेडमी के, जिन्होंने मॉक एग्जाम दिया मेरे पास, उसमें से मैंने एक दो बच्चों के पेपर्स चेक किए, तो उनके आंसर्स 1 से बड़े आए हुए थे माशाल्लाह से। 1.2, 3.5 ये आंसर्स भी थे कुछ बच्चों के। ये देख के एग्जामिनर का वैसे ही खून खोल जाएगा। तो इस तरह की गलतियां प्लीज आप लोगों ने नहीं करनी। प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 से बड़ा आ ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो किसी भी इवेंट के होने के चांसेस मैक्सिमम पॉसिबल 1 है, सही है। तो अब मैं इस 20% और इस 80% को अगर देखूं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इट रेन्स इज 20%। सो 20% मीन्स 20/100। 20% है, उसका फ्रैक्शन है 20/100, और उसका डेसिमल है 0.2। आप इन तीनों तरीकों से प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब क्वेश्चन में जिस तरह से किया जा रहा है, मेक श्योर कि आप उसी तरीके से करें। अगर फ्रैक्शन में दी जा रही है वैल्यूज तो गिव योर आंसर इन फ्रैक्शंस, अगर डेसिमल में दी जा रही है गिव योर आंसर इन डेसिमल्स। तो अब लेट्स सपोज प्रोबेबिलिटी दैट इट रेन्स ऑन अ स्पेसिफिक डे इज 0.2। तो हमने फाइंड आउट किया कि प्रोबेबिलिटी दैट इट डज नॉट रेन इज 0.8। हेंस प्रूवन कि रेन और नॉट रेन की प्रोबेबिलिटीज को मैं अगर एड अप करूं तो मेरा आंसर आएगा 1। तो यही आपकी सारी प्रोबेबिलिटीज का सम है। तो यहाँ पर हम सबसे बेसिक एक इक्वेशन लिखते हैं जिससे हमारे प्रोबेबिलिटी का टॉपिक स्टार्ट होगा, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए
टू हैपन। आप प्रोबेबिलिटी को ना ये सेट लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। जब आप मैथ्स में पढ़ोगे ना, आगे ए लेवल्स में जाओगे, और जब आप बाइनोमियल एक्सपेंशंस पढ़ेंगे, उसमें प्रोबेबिलिटी में बाइनोमियल एक्सपेंशंस के फॉर्मूला यूज होते हैं, तो वो सेट नोटेशन में भी लिखा जाता है, और आपके ओ लेवल्स और आईजीसीएसई में भी ये नोटेशन आ सकती हैं, तो आपको आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। इसका मतलब सिंपल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए टू हैपन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए टू नॉट हैपन। नॉट हैपन का मतलब कॉम्प्लीमेंट लगा दिया मैंने, जैसे सेट में होता है, इज इक्वल टू 1। सो दिस इज द मोस्ट बेसिक इक्वेशन टू स्टार्ट ऑफ विद द टॉपिक ऑफ प्रोबेबिलिटीज। तो अब जो टाइप 1 या मोस्ट बेसिक क्वेश्चंस आते हैं प्रोबेबिलिटी के टॉपिक में, वो ये वाले होते हैं कि जिसमें आपको एक टेबल सा दे दिया जाता है, और टेबल देने के बाद एग्जामिनर आपको एक्सपेरिमेंट की डिटेल्स बता देगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ कलर, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ, या यहाँ पे हम लिख देते हैं जी प्रोबेबिलिटी। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में लेट्स सपोज आपको बताया गया कि अ स्टूडेंट टुक अ सर्वे ऑफ 200 कार्स, और टाइप्स ऑफ कलर्स आर ब्लू, ब्लैक, रेड। चलो तीन की एग्जांपल लेते हैं ताकि हमारा टाइम भी सेव हो, आपको समझ भी आए। तो 200 कार्स है। अब प्रोबेबिलिटीज यहाँ लिख दी है। लेट्स सपोज यहाँ लिखा है जी 0.13, यहाँ लिखा है जी 0.56, और ये है रेड वाली जगह, यहाँ पर लिखा है पी। तो अब इस तरह के क्वेश्चंस में जो पहला पार्ट होता है बड़ा आसान होता है। आपसे कहा जाता है कि जी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पी। तो दिस इज वेरी इजी। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पी का मतलब है कि अगर सर्वे हुआ है जिसमें सिर्फ ब्लू, ब्लैक और रेड कार्ड्स को काउंट किया गया है, तो सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज वुड बी इक्वल टू 1। हेंस व्हाटएवर द डेसिमल वैल्यूज आर गिवन, सिंपली ऐड देम अप, एंड देन 1 में से उसको आप क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 0.13 को और 0.56 को हम ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.69। 1 से माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.31। Hence the probability of having a red car is 0.31। अब जरा जल्दी से मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। इस तरह के क्वेश्चंस के जो अगले पार्ट है दो, वो इंपॉर्टेंट है, उसमें कोई टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो भी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 0.13 का असल में मतलब क्या है। 0.13 का मतलब असल में ये है कि मैं अगर आपसे कहूं कि 0.13 को फ्रैक्शन में लिखें, तो ये बनता है, मैं यहाँ पे फ्रैक्शन डिवाइड का साइन लगा के डेसिमल के नीचे आई पुट 1 एंड आई हैव टू डिजिट्स, आई पुट टू जीरोस, तो ये असल में है 13/100। तो ये 0.13 का बच्चों मतलब ये है कि अगर 100 कार्स एक स्पेसिफिक जगह से गुजरेंगी, तो उसमें से 13 कार्स जो है वो ब्लू होंगी, इसका ये मतलब है। इसी तरह 0.56 का मतलब ये है कि 100 कार्स एक स्पेसिफिक जगह से गुजरेंगी, तो उसमें से 56 ब्लैक होंगी। सिमिलरली अगर 100 कार्स एक जगह से गुजरेंगी तो उसमें से 31 जो है वो रेड होंगी, इसका ये मतलब है। तो अगर मैं इजीली आपको ये मैंने बात समझाई, मैं आपको अगर पूछ लूं कि बच्चों ये बताओ कि अगर लेट सपोज 100 कार्स अगर गुजर रही है उसमें से 13 ब्लू है, तो 500 कार्स का अगर सर्वे होगा तो फिर आप बताएं कि ब्लू कार्स कितनी होंगी। तो आप सिंपली क्या करेंगे, आपने देखना है कि 100 में से 13 ब्लू थी। अब 100 को एग्जामिनर ने बना दिया 500, विच मीन्स 5 टाइम्स। तो आप 13 को भी क्या करेंगे, 5 टाइम्स कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 65। तो अगर सर्वे 500 का किया जा रहा है तो आपकी 65 कार्स होंगी ब्लू। इसका इस डेसिमल से आप इन सारी चीजों को डिड्यूस कर सकते हैं बड़ी इजी। एग्जामिनर क्वेश्चन में वर्ड क्या यूज करता है, वर्ड वो यूज करता है कि फाइंड आउट द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अ रेड कार इफ 1000 कार्स पास बाय। सही है। नाउ द वर्ड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब ही यही है जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है हाउ फ्रीक्वेंटली एन इवेंट इज हैपनिंग। अगर रेड की फ्रीक्वेंसी मांगी जा रही है तो इसका मतलब है आप बताएं कि रेड कितने फ्रीक्वेंटली नजर आ रहा है। आप हमेशा जवाब इन टर्म्स में देते हैं कि अगर 10 गाड़ियां गुजर रही हैं तो उसमें से कितनी रेड होंगी, अगर 100 गुजर रही है उसमें से कितनी रेड होंगी, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि अगर आपको 200 कार्स का डाटा दे दिया गया है और आपसे कहा जाए कि जी अच्छा 1000 गाड़ियों में बताएं कितनी रेड होंगी, तो इसको कहते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव टू द गिवन डाटा। सो फॉर एग्जांपल आपको बताया गया कि रेड इज 0 प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इज 0.31। सही है, अगर 200 कार्स पास कर रही हैं। तो आपने इसको, इसके दो मेथड्स हैं। एक मेथड ये है कि 0.31 आंसर आ रहा है। 0.31 का मतलब क्या है, 0.31 का मतलब ये है कि 31 आउट ऑफ 100। इफ 100 कार्स आर पासिंग बाय, तो 31 आर रेड। तो अगर 200 कार्स पास कर रही होंगी तो उसका डबल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 62 आर रेड ऑब्वियसली। ठीक है, अगर 200 कार्स पास करिए तो 62 रेड है। तो हम इसको किस तरह करेंगे, सिंपल तरीके से आप लिखेंगे 200 कार्स जब थी
तो रेड कार्स उसमें से 62 थी। तो जब कार्स 1000 हो जाएंगी तो उसमें से रेड कार्स कितनी होंगी? यू कैन सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई। मेथड नंबर 1 इज दिस। मेथड नंबर 2 इज दिस, वॉट एवर द काउंट इज, सिंपली मल्टीप्लाई इट बाय द प्रोबेबिलिटी गिवन। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड इज 0.31, और अगर 1000 गाड़ियां गुजर रही हैं तो उसको 0.31 से सीधा सीधा मल्टीप्लाई करा दें, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये मेथड नंबर 2 है टू फाइंड आउट द रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज। इसके बाद ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं प्रोबेबिलिटी के। इसके बाद जो दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चंस, सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, वो होते हैं आपके स्पिनर वाले क्वेश्चंस। ठीक है, स्पिनर क्वेश्चंस। अब स्पिनर क्वेश्चंस की मैं आपको ना दो टाइप समझाता हूँ। एक टाइप में लेट्स सपोज आपको एक स्पिनर दिया गया, मैं यहाँ पर एक स्पिनर जल्दी से ड्रॉ कर देता हूँ, और इस स्पिनर में उसने आपको कुछ वैल्यूज लिख दी है। लेट्स सपोज हम यहाँ पर ना सारे प्राइम नंबर्स लिख देते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 3, 5, 7, 11, और एक और ऐड कर देते हैं 13। सो वी हैव 1, 2, 3, 4 एंड 5 प्राइम नंबर्स एंड दिस इज अ स्पिनर। इस स्पिनर को लेट्स सपोज स्पिन किया गया, सही है, वन टाइम इसको स्पिन किया गया, तो उसके बाद स्पिन वन में आपके पास लेट्स सपोज एक नंबर आ जाएगा, एनी नंबर। फिर आपने इसको दोबारा स्पिन किया, स्पिन टू में यू गॉट अनदर नंबर, और आपने उन दोनों आउटपुट्स का सम कर दिया, और सम करने के बाद आपने यहाँ पर सम लिख दिया। ठीक है, तो अब आपने फाइंड आउट करनी है सारे पॉसिबल सम्स। यू हैव टू फाइंड आउट ऑल द पॉसिबल सम्स कि क्या क्या सम्स बन सकते हैं। अगर हम स्पिनर को सिंपली देखें तो इसका मतलब ये है कि सम्स ये बन सकते हैं कि 3 और 5 ऐड हो जाएगा, या पहले अटेम्प्ट में 5 आ जाएगा और फिर दूसरी में 11 आ जाएगा, तो सम आ जाएगा 16। तो ये जो आउटपुट्स आ रहे हैं ना, ये मैंने इसको सम अप करना है। तो जहां पर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं, जहां पर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं, तो वहां पर फिर हम एक चीज ड्रॉ करते हैं जिसका नाम होता है पॉसिबिलिटी डायग्राम। So what do we call it? We call it possibility diagram. Now possibility diagrams 95% of the times are already drawn and even half or quarter filled in your exams. लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि पॉसिबिलिटी डायग्राम अगर आपको खुद बनाना पड़ जाए तो कैसे बनाते हैं, उससे आपके काफी सवालों के मसले ही हल हो जाएंगे। तो पॉसिबिलिटी डायग्राम के लिए आपने सबसे पहले यू हैव टू ड्रॉ अ सिंपल बॉक्स। आपने एक कॉलम बनाना है, और इसी कॉलम में से आपने एक रो बनाना है। अब ये जो कॉलम और रो जहां पे क्रॉस कर रहे हैं लेफ्ट कॉर्नर पे, यहाँ पर आपने वो ऑपरेशन लिखना है जो इस क्वेश्चन में हो रहा है। फॉर एग्जांपल द ऑपरेंड इज एडिशन, ऐड हो रहा है, तो आई राइट डाउन प्लस ओवर हियर। अगर प्रोडक्ट हो रहा होता तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई लिखता, अगर डिफरेंस हो रहा होता मैं यहाँ माइनस लिखता। सही है, तो इतने आप समझदार हैं, मैं इसकी ज्यादा एलैबोरेशन नहीं कर रहा। अच्छा, उसके बाद आपके पास इसमें ऑप्शंस क्या क्या? आपके पास ऑप्शन है, नंबर कौन कौन से? 3 है, 5 है, 7 है, 11 है और 13 है। अब हमने इन नंबर्स को रो वाइज भी प्लेस करना है, कॉलम वाइज भी प्लेस करना है। तो व्हाट आई डू इज आई राइट डाउन 3, then 5, then 7, then 11, and then 13 over here, as well as over here 3, 5, 7, 11 and 13। क्योंकि ये एक ही स्पिनर दो दफा स्पिन हो रहा है, तो इसी के नंबर्स ऑब्वियसली दोनों अटेम्प्ट्स में यही नंबर्स होने। हाँ, अगर एग्जामिनर को बहुत गुस्सा चढ़ा हो एग्जाम डे पे और आपको अजीब से सवाल दे दे, तो उसमें वो आपको दो स्पिनर्स भी दे सकता है। ठीक है, दो स्पिनर्स का मतलब ये होगा कि इस स्पिनर में नंबर्स अलग और इस स्पिनर में नंबर्स अलग। तो फिर आपकी पॉसिबिलिटी डायग्राम में जो कॉलम होगा या जो रो होगी उसमें एक स्पिनर के नंबर्स आ जाएंगे, और जो कॉलम होगा उसमें दूसरे स्पिनर के नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, इस चीज का आपने ख्याल रखना है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अच्छा, ये नंबर्स लिखने के बाद आपने क्या करना है? जस्ट सिंपली कंप्लीट द टेबल, ड्रॉ ऑल द लाइंस टू सेपरेट द आउटपुट्स। अब ये जो लाइंस बनाने के बाद मेरे पास जो बॉक्सेस बन गए हैं इन साइड दिस पार्ट, ये मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ कि हमारे लिए जो अब हमारे काम का पार्ट है वो कौन सा है। बल्कि हाईलाइट हम बाद में करेंगे। हमारे जो काम का पार्ट है वो है ये वाला एरिया। इस जगह पर सारे पॉसिबल आउटकम्स आ जाएंगे, इसके अलावा और कोई पॉसिबल आउटकम इस एक्सपेरिमेंट का होना पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे पहले तो बच्चों ये देखें कि पॉसिबल आउटकम्स हैं कितने, और अब वो वैसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं सिंपली। ये देखें इधर बॉक्सेस कितने हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5, और वर्टिकली कितने हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो 5 times 5 is equal to 25। दिस इज व्हाट वी यूज टू लर्न व्हेन वी वर स्टडीइंग D1। तो D1 में ना है ना, जब एरिया का टॉपिक आया था तो ये हमें पढ़ाते थे कि जी अंदर छोटे बॉक्सेस कितने हैं, तो आप इधर इस लाइन को और इस लाइन को मल्टीप्लाई कर दें, आपको पता चले। यानी कि इसका मतलब है कि आपके टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने आ सकते हैं, 25 आ सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी डायग्राम बनाने के बजाय इससे पहले भी आपको पता चल जाना चाहिए कि अगर स्पिनर में 5 नंबर्स हैं तो इट मींस कि मेरे पॉसिबल आउटकम्स होंगे 5 times 5 विच इज 25। अब आपने इस टेबल को जल्दी से फिल अप कर देना है। लेट्स क्विकली फिल अप द टेबल। दिस बॉक्स मींस कि यू हैव टू ऐड, और ऐड क्या करना है, इस बॉक्स के ऊपर 3 है और इसके लेफ्ट पर भी 3 है, तो 3 + 3 is 6।
इस बॉक्स के ऊपर 5 है, लेफ्ट पर 3 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 8। तो मैं जल्दी से इन सबको ऐड अप करके कर देता हूँ। ये हो गया 10, 14, 3 + 13 is 16, 5 + 3 is 8, 5 + 5 is 10, 5 + 7 is 12, then 16 and then 18, 7 + 3 is 10, 7 + 5 is 12, ये आ गया 14, ये आ गया 18 और ये आ गया 20। ये आ गया आपका 14, ये आ गया 16, 11 और 7 होता है 18, 11 11 22, 11 और 13 24, 13 और 3 is 16, 13 और 5 is 18, 13 and 7 is 20, 13 and 11 is 24 and then 26। इसका मतलब ये है कि जो मैंने नंबर्स यहाँ पर लिखे हैं ऑरेंज कलर से, ये वो सारे नंबर्स हैं जो इस एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स हैं, ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। मैंने एक स्पिन किया 7 आया, एक स्पिन किया 11 आया, तो सम बना 18, तो वो एक पॉसिबल आउटकम हो गया। तो ये सारे पॉसिबल आउटकम्स आ गए, इसके अलावा कोई पॉसिबल आउटकम नहीं आ सकता। अच्छा, अब इस एक और चीज मैं आपको समझा दूं, जो रिपीटेड नंबर्स हैं, जैसे यहाँ पे 16 आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर भी 16 नजर आ रहा है और नीचे भी आ रहा होगा, तो ये दोनों 16 जो है वो डिफरेंट इवेंट्स हैं, सेम इवेंट्स नहीं है। ये 16 किस तरह आया? ये 16 ऐसे आया कि पहले स्पिनर में 13 आया और दूसरे स्पिनर में 3 आया। ये वाला 16 कैसे आया भाई कि पहले स्पिनर में 11 आया, दूसरे स्पिनर में 5 आया। ये वाला 16 कैसे आया भाई कि पहले में 11 आया हुआ है और दूसरे में 5 आया हुआ है। और इसी तरह ये वाला 16 कैसे आया हुआ है कि पहले में 3 है और दूसरे में 13 है। तो ये चारों डिफरेंट इवेंट्स हैं 16 के आने के। तो ये हर नंबर अगर रिपीट भी हो रहा है तो काउंट होता है आपकी पॉसिबिलिटीज में, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। अब इसमें से क्वेश्चन किस तरह से आएंगे? क्वेश्चन आ जाएगा कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट द सम of the sum of the two spinners is a number one prime number। इसको हम प्राइम नंबर फिलहाल नहीं लिखते, हम इसको लिख लेते हैं that the sum of the two spinners is a square number। So let's write down square number over here। The sum of the two numbers is an odd number and the sum of the two numbers is a factor of 24। तो ये तीन चीजों की अब आपने निकालनी है प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। पहला है कि आपने फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज अ स्क्वायर नंबर। सो व्हाट वील डू इज वील हाईलाइट ऑल द स्क्वायर नंबर्स इन आवर पॉसिबिलिटीज। तो स्क्वायर नंबर पहला इस रो में आ रहा है 16, इस रो में स्क्वायर नंबर अगेन 16, इस रो में कोई स्क्वायर नंबर नहीं है, इस रो में स्क्वायर नंबर आपका 16 आ रहा है, एंड देन इस रो में भी आपका स्क्वायर नंबर 16 आ रहा है। इसके अलावा और कोई स्क्वायर नंबर नहीं है। सो अ टोटल ऑफ स्क्वायर नंबर्स इन द होल पॉसिबिलिटीज आर 4। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी फॉर स्क्वायर नंबर्स? अब प्रोबेबिलिटी का जो दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर आने वाला है, आप लोगों को पता है, मैंने क्योंकि मैंने बताया नहीं तो मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ। तो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फेवरेबल आउटकम्स divided by total outcomes। So the total outcomes for all the cases 25 है। तो सब में ना नीचे 25 ही आना है, यहाँ पर भी 25 आना है, यहाँ पर भी 25 आना है, क्योंकि इन तीनों केसेस में टोटल आउटकम्स तो 25 ही हैं। अब स्क्वायर नंबर कितने हैं वो फेवरेबल आउटकम्स हैं। तो स्क्वायर नंबर्स 4 हैं तो फेवरेबल आउटकम्स हो गए 4। तो 4/25 इज द आंसर फॉर पार्ट 1। ऑड नंबर्स कितने हैं? तो ऑड नंबर्स को हम एक डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर देते हैं। तो ऑड नंबर्स इसमें अब हम देखते हैं कि कितने हैं। अच्छा, अब मुझे ऑड नंबर इसमें कोई भी नजर नहीं आ रहा, ठीक है। 3 6 8 10 14 16 ऑल ऑफ देम आर इवन नंबर्स, सो नन ऑफ देम इज एन ऑड नंबर। हेंस व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी बी? 0/25, जिसको हम लिखेंगे 0। फैक्टर ऑफ 24, फैक्टर का मतलब वो सारे नंबर जिनके टेबल में 24 आता हो। तो वो सारे नंबर्स कौन से हैं? वो है 1 2 3 4 6 8 12 एंड देन 24 इटसेल्फ। सो लुक फॉर दीज नंबर्स। अब इसमें क्योंकि 1 2 3 4 तो है ही नहीं, 6 से शुरू हो रहा है, तो 6 8 12 14 को हम हाईलाइट कर देंगे। 6 इसमें है, 8 इसमें है, और 14 कह रहा हूँ, 24 सॉरी, 6 8 12 एंड 24। तो 12 इसमें है, 8 इधर भी है, सिमिलरली 12 इज सीन ओवर हियर एज वेल, और उसके अलावा 24 इज विजिबल ओवर हियर, 24 इज विजिबल ओवर हियर, प्लस एनी अदर नंबर मुझे नजर नहीं आ रहा। तो ये आपके टोटल नंबर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो द प्रोबेबिलिटी फॉर द लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, इज 7/25। अच्छा, अब इसी तरह से एग्जामिनर आपको इन क्वेश्चंस में ट्रिक भी करता है। ट्रिक इस तरह से करेगा कि वो आपको इस सवाल के एंड पे एक और क्वेश्चन दे देगा, उसका नाम होगा पार्ट बी। और क्वेश्चन ये होगा कि अनदर स्टूडेंट, आप लोग ने 30 सेकंड्स लगा के इसका आंसर, मुझे जो है ना आंसर सोचना है अपने दिमाग में। अनदर स्टूडेंट रिपीट्स द एक्सपेरिमेंट
repeats the experiment, and instead of adding, he multiplies he multiplies both the outcomes of the spinner. अभी ऐड हो रहे थे यहां पर, अब उसने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया. फाइंड द प्रोबेबिलिटी that the output that the product, क्योंकि दो का प्रोडक्ट हो रहा है, that the product is a prime number. So I'll give you 30 seconds to answer this question, and this question is for 1 mark only. So 30 seconds में इसका आंसर अपने अपने जहन में सारे जिसको भी पता चल गया वो बिठा ले. मैं 30 सेकंड में इसका आंसर बताऊंगा कि आपने कैसे करना है. Time is up. The answer to this question is 0. अब इसका आंसर 0 आया, क्यों आया, और आपके पास इतना कम टाइम क्यों था, आपके पास इतने कम मार्क्स क्यों थे? इस क्वेश्चन में जब मैंने ये सवाल पास पेपर्स में आया हुआ है, इसकी जो एग्जामिनर रिपोर्ट मैंने पढ़ी तो उसमें मेंशन्ड है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वो पॉसिबिलिटी डायग्राम दोबारा बैठकर बनाया. वो बहुत ये गलत अप्रोच है, दोबारा बैठकर नहीं बनाना, क्योंकि वो 1 मार्क का सवाल है बच्चों. आपने इस चीज का भी ख्याल रखना है मैथ्स का पेपर करते हुए कि आपको किस क्वेश्चन में कितने मार्क्स मिल रहे हैं. क्या जो आपको रिवॉर्ड मिल रहा है वो आपके जो है वो अमल के मुताबिक है भी कि नहीं. आप इतनी मेहनत करें और आपको सवाब सिर्फ इतना मिले तो आप वो अमल ना करें, छोड़ दें. तो वैसे ये बात गलत है अगर मैं इसको लिटरल सेंस में लें कि ये मैं आपको मेरे जहन में बात आई अभी मैथ्स पढ़ाते हुए, तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर भी कर लेता हूँ कि थोड़ी सी थोड़ी सी लज्जत के लिए कभी भी गुनाह ना करें, और थोड़ी सी मुशक्कत के लिए कभी भी नेकी ना छोड़ें. तो ये एक बंदे ने मुझे बात बताई थी जो कि मेरे जहन में बैठी हुई, और ये बड़ी जो है ना वो कीमती जखीरा है. अच्छा जी, तो इस क्वेश्चन में आपको ये बताया जा रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट इज अ प्राइम नंबर. प्रोडक्ट इज अ प्राइम नंबर, ठीक है. अब आप गौर करें कि ऊपर जो आपका एक्सपेरिमेंट है उसमें भी दोनों प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है. और ये मैथ्स का रूल है, ये मैथ्स का असूल है कि जब दो प्राइम नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो कभी भी आपका आंसर प्राइम नंबर नहीं आ सकता. A product of two prime numbers can never be a prime number, hence the probability of having a prime number is 0. So without drawing a possibility diagram, you have to come up with this answer. आप इस दुनिया में कोई भी प्राइम नंबर उठा लें, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है. आप उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करा दो, आपका रिजल्ट कभी भी प्राइम नहीं है. आप 5 उठा लो, 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ रहा है 35. 35 is odd but not prime. So you will never have a prime number if you multiply two prime numbers with each other. अब हम चलते हैं अगले प्रोबेबिलिटी का जो तीसरा स्टेप है, थोड़ा और एडवांस कर रहे हैं, वो है आपका विदाउट रिप्लेसमेंट और रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस. उसमें मेरे सामने एक सवाल है, वो मैं आपके सामने इसको नोट डाउन करूंगा. और वो क्वेश्चन ये है कि अ बॉक्स कंटेन्स 13 pencils, 4 red, 7 green, 2 yellow. दैट्स इट. और एक्सपेरिमेंट क्या है, 2 pencils are chosen at random from the box. 2 pencils are chosen at random from the box without replacement. Find the probability that, question ये मैं नीचे लिख रहा हूँ, find the probability that the two pencils are of different colors. ठीक है, ये सवाल है.
देखें अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमने किस तरह से समझना है, मैं आपको ये सवाल ट्री डायग्राम बना के समझाऊंगा, और आपने इनिशियली इस तरह के क्वेश्चंस को ट्री डायग्राम से ही प्रैक्टिस करना है। उसके बाद फिर आपकी जब प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी ट्री डायग्राम की, तो आप विदाउट ड्राइंग अ ट्री डायग्राम भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे बड़ी आसानी से। इस सवाल को बहुत ध्यान से समझे, आपका ऑलमोस्ट प्रोबेबिलिटी का सारा टॉपिक आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अ बॉक्स कंटेन्स 13 पेंसिल्स। लेट्स ड्रॉ अ सिंपल बॉक्स ओवर हियर। ठीक है, एक बॉक्स है और उस बॉक्स में आपके पास टोटल 13 पेंसिल्स हैं, जिसमें से 4 ऑफ द पेंसिल्स आर रेड। ठीक है, तो लेट्स ड्रॉ 1, 2, 3 एंड 4 पेंसिल, सो 4 ऑफ देम आर रेड। उसके बाद आपके पास कुछ और पेंसिल्स हैं और वो हैं ग्रीन कलर की, और वो हैं टोटल 7। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ग्रीन पेंसिल्स, प्लस यू हैव 2 येलो पेंसिल्स। तो हम यहाँ पर येलो ड्रॉ कर लेते हैं, अल्लाह करे आपको नजर आ जाए। तो आपका जो है इसको थोड़ा सा ये होगी आपकी 2 येलो पेंसिल्स। ठीक है ना, येलो ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है। तो ये बॉक्स है, उसके अंदर ये सिचुएशन है। अब एक्सपेरिमेंट क्या है, एक्सपेरिमेंट ये कह रहा है कि 2 पेंसिल्स आर चोजन एट रैंडम। द वर्ड रैंडम मीन्स के जो भी चूज कर रहा है उसको नहीं पता कि उसने कौन सी पेंसिल पिक करनी है, रैंडमली पिक करनी है और फिर देखना है कि कौन सा कलर आया फ्रॉम द बॉक्स। और विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है कि वॉट एवर द पेंसिल कलर ऑफ पेंसिल इज सिलेक्टेड, वॉट एवर द पेंसिल इज सिलेक्टेड, वो बाहर प्लेस कर देगा, वो वापस बॉक्स में रिप्लेस नहीं करेगा। तो विदाउट रिप्लेसमेंट में एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि जो अगली की प्रोबेबिलिटी जब आप निकालोगे तो डिनोमिनेटर में से -1 होना ही होना है, और न्यूमरेटर में से -1 तब होगा जब उससे पिछले फ्रैक्शन में आपने वही सेम कलर निकाला होगा। यानी कि जब सेम कलर्स या सेम कैटेगरीज आप उठाएंगे तो न्यूमरेटर में से भी माइनस होगा, और अगर सेम कैटेगरीज नहीं होंगी तो सिर्फ डिनोमिनेटर से माइनस होगा, और डिनोमिनेटर से तो हर दफा ही माइनस होगा। अभी आपको ये बात समझ आ जाएगी क्लियरली। अच्छा, अब एक्सपेरिमेंट ये कि 2 पेंसिल्स चूज करनी है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, हम इधर ये एक ट्री डायग्राम बनाते हैं। सही है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि टेक 1, और यहाँ पर हम लिखते हैं टेक 2। टेक 1 एंड टेक 2। सही है। टेक 1 मीन्स का आई हैव टू सेलेक्ट अ पेंसिल फ्रॉम दिस बॉक्स। अब आपने क्या करना है, हाउ मेनी कैटेगरीज डू वी हैव अ ग्रीन, वी हैव अ येलो एंड वी हैव अ रेड पेंसिल। तो 3 किस्म की पेंसिल्स आ सकती हैं इस बॉक्स में से। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर 3 ब्रांचेस ड्रॉ करूंगा, ब्रांच नंबर 1, branch number 2 and branch number 3, and I'll simply write down their colors। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जी ये है रेड पेंसिल पिक करने की ब्रांच, ये है ग्रीन पेंसिल पिक करने की ब्रांच, और ये है येलो पेंसिल पिक करने की ब्रांच। अब टेक नंबर 2 है, लेट सपोज टेक नंबर 1 हो गई, मैंने एक पेंसिल इस बॉक्स से बाहर निकाल दी। नाउ आई एम मूविंग ऑन टू द टेक नंबर 2। जब मैं टेक नंबर 2 पे मूव करूंगा बच्चों, तो अगेन आई हैव 3 ऑप्शंस। जब मैं रेंडमली चूज कर रहा हूं तो कोई भी इन तीनों में से कलर आ सकता है, तो मैं इधर भी आगे फिर 3 ब्रांचेस ही रिपीट करूंगा, 1, 2 एंड देन 3। मैं क्या करता हूँ, मैं एक एरो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि ये जो 3 ब्रांचेस हैं ये रेड के बाद आगे हैं। सही है, इसका रूट अगर आप रेड की तरफ जाएंगे तो फिर ये इसका रूट बनेगा। यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं रेड, ग्रीन एंड देन येलो। इस ब्रांच के आगे भी अगेन विल ड्रॉ 3 ब्रांचेस representing a red pencil, a green pencil, and a yellow pencil. And again, इसके आगे भी we'll draw 3 branches representing a red, a green, and a yellow pencil. अब ये आपका डायग्राम कंप्लीट हो चुका हुआ है, आपकी एक्सपेरिमेंट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो मुकम्मल हो चुका हुआ है। अब आपने सिंपली हर ब्रांच पर प्रोबेबिलिटीज को प्लेस इन करना है, आपका सारा सवाल हल हो जाएगा। अब आप मुझे बताएं कि टेक नंबर 1 में इफ आई रैंडमली पिक रेड पेंसिल, यानी कि रेड पेंसिल पिक करने के कितने चांसेस हैं। तो आपने सिंपली ये देखना है कि बॉक्स में टोटल पेंसिल्स हैं कितनी। तो टोटल पेंसिल्स बॉक्स में 13 है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं रेड कितनी है 4, येलो कितनी है 2, ग्रीन कितनी है 7। ठीक है, अब बॉक्स में टोटल 13 पेंसिल्स हैं, तो रेड पिक करने के चांसेस कितने होंगे। फेवरेबल आउटकम्स 4 है और टोटल आउटकम्स 13 है, तो रेड की ब्रांच के साथ मैं लिख दूंगा 4/13। उसके बाद आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट। याद रखना इन दोनों ब्रांचेस के दरमियान होता है और का वर्ड, और ब्रांच टू ब्रांच के दरमियान होता है एंड का वर्ड। ये मैं आपको आगे बता रहा हूँ कि मैं क्यों लिख रहा हूँ। यहाँ पर एंड का वर्ड लिखना है आपने, और ब्रांचेस के दरमियान और का वर्ड। यहाँ पर भी और आएगा, यहाँ पर भी और आएगा। और मैं क्या करता हूँ, एक की यहाँ पर सेट कर देता हूँ कि जहां पर और आ रहा है इसका मतलब है वहां प्लस करना है, जहां पर एंड आ रहा है इसका मतलब है वहां मल्टीप्लाई करना है, ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। ये भी नोट डाउन करना है। अच्छा, अब ये और ग्रीन का ये टेक 1 में
असल में इसका मतलब ये है कि टेक वन में या तो आप रेड पिक कर सकते हैं, और का मतलब है या फिर आप ग्रीन पिक कर सकते हैं, और या फिर आप येलो पिक कर सकते हैं। तो इन द फर्स्ट टेक अगर मैं ग्रीन पिक करता हूँ तो फिर ग्रीन पिक करने के चांसेस हैं ग्रीन आर 7 एंड द टोटल इज 13, तो यहाँ हम लिख लेंगे 7/13। ये ब्रांचेस आपस में लिंक नहीं होती। ये टेक वन के तीनों डिफरेंट ऑप्शन हैं, या रेड या ग्रीन या येलो। रेड है तो ये चांसेस हैं, ग्रीन है तो ये चांसेस हैं, येलो है तो फिर ये चांसेस हैं। ये मैंने फर्स्ट थ्री ब्रांचेस सबसे पहले फिलअप कर। अब मैं चलूंगा टेक वन के केस नंबर वन के हिसाब से, जो कि है कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में रेड पेंसिल पिक की है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में रेड पेंसिल पिक करने का मतलब है कि अब इस बॉक्स में से ये रेड पेंसिल रिमूव हो गई है। दिस इज फर्स्ट पिक। नाउ फर्स्ट पिक हो चुकी है, अब ये सेकंड पिक की सिचुएशन है इनसाइड द बॉक्स। अब सेकंड टेक में रेड आने के चांसेस क्या है? नाउ सेकंड टेक में रेड आने के चांसेस है 3, क्योंकि रेड 3 है, और अब टोटल 13 था, एक पेंसिल बाहर आ चुकी हुई है रेड पेंसिल बॉक्स में से, तो टोटल 12 हो चुका है। तो हम यहाँ लिख देंगे 3/12। ग्रीन आने के क्या चांसेस है सेकंड टेक में? ग्रीन है 1 2 3 4 5 6 7, तो हम यहाँ लिख देंगे 7 और टोटल है 12। येलो आने के क्या चांसेस है? येलो आने के चांसेस है 2/12। डिनोमिनेटर क्यों सेम रह रहा है बच्चों? क्योंकि मैंने यहाँ पे और का वर्ड यूज किया। इसका मतलब है कि सेकंड टेक में अगर फर्स्ट टेक में रेड आ जाए तो सेकंड टेक में रेड भी आ सकता है, या फिर ग्रीन भी आ सकता है, या फिर येलो भी आ सकता है। तो ये तीनों डिफरेंट केस सिनेरियोज हैं सेकंड पिक के, इफ इन द फर्स्ट केस यू पिक अ रेड पेंसिल। तो ये तीनों प्रोबेबिलिटीज हमने लिख ली। उसके बाद मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एजम्पशन, अब मैं वापस से इस बॉक्स के अंदर रेड पेंसिल को ड्रॉ कर देता हूं और एक ग्रीन पेंसिल को इरेज कर देता हूं। वो है आपकी टेक टू। कौन सा केस सिनेरियो? ये वाला केस सिनेरियो कि आपने ग्रीन पिक कर ली हुई है, अब आप उसके आगे दोबारा से एक नई पेंसिल पिक करने लगे हैं। तो अब आपके बॉक्स में से एक ग्रीन पेंसिल जो है वो बाहर आ चुकी है, जो मैंने इरेज कर दी हुई है, वो यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये है। अब आपकी बॉक्स में टोटल 12 है, और अब आपकी ग्रीन्स जो है वो कम हो चुकी है, बाकी उतनी ही है। तो रेड के साथ हम लिख देंगे 4/12, ग्रीन के साथ हम लिख देंगे 6/12, और येलो उतनी है तो 2/12। तो अब इस इससे आपको एक एक पैटर्न नजर आ रहा है कि जब फर्स्ट अटेम्प्ट में येलो है, जैसे मैंने ऊपर बताया था कि जब दो सेम कलर्स होंगे तो न्यूमिनेटर से भी एक कम करना है, डिनोमिनेटर से तो एक कम होना ही होना है। तो इन सब के नीचे 12 तो आना ही आना है। लेकिन अगर पहला येलो है तो आप येलो पे जाओ, येलो 2 था तो यहाँ 1 कर दो, एक कम कर दो, और ग्रीन और रेड जितने थे उतने ही छोड़ दो। रेड कितने थे? 4 थे। ग्रीन कितने थे? 7 थे। इससे आपका प्रोबेबिलिटी डायग्राम, ट्री डायग्राम मुकम्मल होता है। अब ट्री डायग्राम में एक बहुत जरूरी चीज समझने वाली वो ये है कि आप इसके आगे ना हमेशा याद रखें, एब्रीविएशन में सारी पॉसिबिलिटीज लिख लिया करें, एब्रीविएशन बना के। सारी पॉसिबिलिटीज क्या है? पहली पॉसिबिलिटी ये है कि पहला रेड, और उसके बाद अगली ब्रांच की जो पहली शाख है वो ये है, वो भी रेड है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं फर्स्ट एब्रीविएशन, दैट इज RR। सेकंड एब्रीविएशन फर्स्ट रेड एंड देन ग्रीन, तो वो हो गया RG। फिर फर्स्ट रेड एंड देन येलो, तो वो हो गया RY। तो R के साथ RGY तीनों आ सकते हैं। इसी तरह ग्रीन के साथ रेड भी आ सकता है, ग्रीन के साथ ग्रीन भी आ सकता है, ग्रीन के साथ येलो भी आ सकता है, और थर्ड में येलो के साथ रेड भी आ सकता है, येलो के साथ ग्रीन भी आ सकता है, येलो के साथ येलो भी आ सकता है। सो दीज आर ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ दिस होल एक्सपेरिमेंट। कितने टोटल आउटकम्स बन रहे हैं? टोटल 9 आउटकम्स बन रहे हैं। अब आप देखें एग्जामिनर आपसे मांग क्या रहा है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि दैट द टू पेंसिल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। उसने स्पेसिफाई नहीं किया, उसने कहा दोनों पेंसिल्स के कलर्स डिफरेंट होने चाहिए। तो दोनों पेंसिल्स के कलर डिफरेंट होने का मतलब क्या है? आपके पास कौन कौन सी एब्रीविएशन सेलेक्ट होने वाली है? आपके पास RG सेलेक्ट होगा, RY सेलेक्ट होगा, इसी तरह GR सेलेक्ट हो जाएगा, GY सेलेक्ट हो जाएगा। जहां पर दो सेम लेटर्स आ रहे हैं वो नहीं सेलेक्ट होंगे, YR हो जाएगा और YG। अब आपने क्या करना है? आपने इन सब की प्रोबेबिलिटीज को फाइंड आउट करना है। RG कैसे निकालेंगे ये मैं आपको समझा देता हूँ। RG का मतलब है फर्स्ट इज रेड, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इज 4/13, तो मैं लिख दूंगा 4/13। और उसके बाद G है, G का मतलब है कि G वाली जो ब्रांच है रेड के बाद वाली, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी? 7/12, तो मैं आगे लिख दूंगा 7/12। अभी आपस में मल्टीप्लाई होने या ऐड, तो मैंने आपको बताया था जब आप रेड से आगे जा रहे हो तो यहाँ पर एंड का निशान होता है, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो आपने यहाँ पर कर देना है मल्टीप्लाई। तो आपका ये आंसर आ जाएगा, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड एंड देन अ ग्रीन पेंसिल। सिमिलरली ऐसे ही आपने रेड वाई, रेड येलो, ग्रीन येलो, और येलो रेड और येलो ग्रीन, इन सब की प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। हाँ, जब आप इन सब की प्रोबेबिलिटीज निकाल लेंगे अलग अलग, तो आपने सिंपली उनको फिर ऐड अप करते जाना है उन सारों को। सही है? तो ये जो सिंगल ब्रांच प्रोबेबिलिटीज होती हैं आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, और उसके बाद जब आपका कॉम्बिनेशन चेंज हो जाता है, जब और आ जाता है, तो
आपने फिर उनको ऐड अप करना होता है। जिसके क्वेश्चंस हैं प्लीज वो फिर मुझे मैं क्लास के एंड पे या तो ले लूंगा, या फिर मैं आपसे, आप मुझे व्हाट्सएप चैट में अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, डीएम में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने इन सारी, अब इस क्वेश्चन को बच्चों आप लोगों ने इतने लंबे तरीके से सॉल्व नहीं करना, ऑलवेज लुक फॉर इजियर मेथड्स। अब इस क्वेश्चन में जो आसान तरीका था वो ये था कि क्योंकि डिफरेंट कलर वाली कॉम्बिनेशन ज्यादा हैं, सही है, डिफरेंट कलर वाली कॉम्बिनेशन टोटल बच्चों कितनी है, 6 है। इसका मतलब है आपको 6 प्रोबेबिलिटीज निकालनी है अलग अलग, और उनको ऐड अप करना है। फिर इसमें एरर के चांसेस भी ज्यादा है, टाइम ज़ाया होने के चांसेस भी ज्यादा है। आप क्या करें, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस आप इसकी ऑपोजिट फाइंड आउट करें। इसका ऑपोजिट क्या होगा कि बोथ आर ऑफ सेम कलर्स। सेम कलर्स वाले कौन से हैं, बस आर आर है, जी जी है, और वाई वाई है। आप इन तीनों की प्रोबेबिलिटीज को निकालें, क्योंकि ये ऑपोजिट है तो अपने आंसर को 1 से माइनस करें, because 1 is the total of all of this, 1 is the total of all of this। तो 1 में से मैं अगर ये 3 ऑरेंजेस निकाल दूं तो हमारे पास पीछे क्या बचा, हमारे पास वही बच गया जो हमने निकालना था। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द लॉन्गर रूट, गो फॉर अ शॉर्टर रूट, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द ones that are lesser and then subtract them from 1। So this is how you can solve this question as well। अगर विद रिप्लेसमेंट का आ जाए तो आसान है, हर केस में डिनोमिनेटर भी सेम रहेगा, न्यूमिनेटर भी वही रहेगा जो इनिशियली था। तो विद रिप्लेसमेंट का मतलब है कि वो जो केस सिनेरियो किसी बॉक्स का, किसी बैग का जो इनिशियल है वो हर बारी वही रहेगा, ठीक है। एक आखिरी चीज है, फिर प्रोबेबिलिटी एंड हो रहा है आपका। उसमें होता यह है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक पास पेपर में क्वेश्चन भी आया हुआ है, और वो इस तरह से आया हुआ है कि आपको एक पॉसिबिलिटी डायग्राम बनाकर एग्जामिनर ने दे दिया था, और उसमें जो है वो आपको बता दिया था कि नंबर्स थे आपके, मुझे अब सही से याद भी नहीं है, 1 2 और 3 था शायद, 1 2 और 3 था, और यहाँ पर आपके नंबर्स थे 4 5 एंड 6, और ये नंबर्स हो रहे थे ऐड अप आपस में। अब आप लोगों ने, आपको ये पॉसिबिलिटी डायग्राम ऑलरेडी गिवन था, आपने सिंपली फिल अप करना था। इफ आई फिल दिस अप तो ये आपके आंसर्स बनते हैं 5 6 7, this becomes 6 7 and 8, and this becomes 7 8 and 9। अब सिंपल ये जो आपका पॉसिबिलिटी डायग्राम है ये बना हुआ किसके लिए था, ये भी मैं आपको बताता हूँ। एक्सपेरिमेंट में ये हो रहा था कि एक्सपेरिमेंट में एक, we had a group of cards, one group was 1 2 3 and the other group was 4 5 6, ठीक है। इस ग्रुप में से एक कार्ड रैंडमली सेलेक्ट होकर नोट डाउन हो रहा था, और इस ग्रुप में से फिर एक कार्ड रैंडमली सिलेक्ट होकर नोट डाउन हो रहा था। तो ये आपकी टेक 1 हो गया या टेक 2 हो गया, और फिर ये जो आंसर्स थे उनका सम हो रहा था। यानी कि जो भी बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो इन इन कार्ड्स में से कोई कार्ड उठाएगा, यहाँ लिख देगा, फिर इन कार्ड में से कोई कार्ड उठाएगा रैंडमली, यहाँ लिख देगा और उसका सम कर देगा, तो उसके सारे पॉसिबल आउटकम्स आ गए। क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, 2 नंबर का ये था कि गिवन दैट द सम इज odd, find the probability that, given that the sum is odd, find the probability that she picks, यानी कि जिसने एक्सपेरिमेंट किया, she picks a card labeled 3। मैं आपको 1 मिनट देता हूं, इस सवाल को सोचें और मुझे बताएं कि इसका क्या आंसर हो सकता है। ओके, सो अब इस सवाल को बच्चों सॉल्व किस तरह करना है, मैं सॉल्यूशन की तरफ आता हूँ। याद रखना, जब भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में गिवन दैट का वर्ड इस्तेमाल हो जाए, मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा इसकी। गिवन दैट का वर्ड इस्तेमाल हो जाएगा तो उसके बाद जो कंडीशन बताई जाएगी आपने वो नोट डाउन करनी है। लिखा हुआ है गिवन दैट द सम इज ऑड,
तो इसका मतलब है अब आपके जो डिनोमिनेटर है ना उसमें टोटल आउटकम्स नहीं आने वाले, इसमें सिर्फ ये चेंज है, अब आपके डिनोमिनेटर में सिर्फ वो आउटकम्स आने वाले हैं जो ऑड है। तो वो आउटकम्स जो ऑड है वो है 1, 2, 3, 4, 5। तो आपके डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आनी है दैट इज 5 नाउ। इंस्टेड ऑफ 9 अब आप डिनोमिनेटर में 5 लिखेंगे, क्यों? द वर्ड गिवन दैट की वजह से, बस ये डिफरेंट है जो आपको बता रहा हूँ। और आगे उसने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी पिक्स अ कार्ड लेबल्ड 3। यानी कि सवाल का मतलब ये है कि आपका आउटपुट ऑड होना चाहिए और वो ऑड नंबर जो है वो कार्ड 3 पिक करने से आना चाहिए। कार्ड 3 पिक करने से मतलब ये है कि जो 3 पिक किया मैंने और फिर उसके अलावा 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है। सो इफ वन कार्ड इज 3 एंड द अदर इज 4, द आउटपुट इज 7 विच इज ऑड। सो दिस इज वन ऑफ आवर ऑप्शंस जिसकी हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। If your card is 3 and the other is 5, your output is 8. So we won't select this because this is not odd, this is even. और फिर 3 और 6 पे भी ऑड आउटपुट आ रहा है, तो टोटल आउटकम्स आपकी जिसकी आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो 2 है। तो आपका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 2 आउट ऑफ 5। तो ये जब गिवन दैट वाला सवाल आएगा बच्चों, तो आपने याद रखना है कि गिवन दैट के फौरन बाद जो इंस्ट्रक्शन दी जा रही है ये आपका डिनोमिनेटर सेट करेगा और उसके बाद वाली जो इंस्ट्रक्शन है उसके बेसिस पे आपका न्यूमिनेटर आएगा। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू इंक्लूड। अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग काफी थक चुके हैं और काफी सारे बच्चे क्लास छोड़ भी चुके हैं, मुझे लग रहा है कि उनकी बस हो गई है बिल्कुल ही। तो हम स्टैट्स की जो क्लास है, क्योंकि हमारा प्रोबेबिलिटी भी क्लियर हो गया है, हमारा इनइक्वालिटीज का भी सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, मैं ये पीडीएफ आप लोगों से शेयर भी कर दूंगा, इसमें जितने भी नोट्स बने वो शेयर कर दूंगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में मैं टाइम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, स्टैट्स को बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि स्टैट्स में भी, हिस्टोग्राम्स में, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से एक दो ट्रिक पॉइंट्स हैं जहां पर एग्जामिनर कंटिन्यूसली फ्रीक्वेंटली टेस्ट करता है। तो वो मैं उन क्लासेस में, नेक्स्ट क्लास में उसको फिर इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। प्लस आई हैव मेड 2 मोर गेस्ट पेपर्स जो मैंने आपसे शेयर कर लिए ऑलरेडी, उनके अलावा मैंने दो और गेस्ट पेपर्स बनाए हैं जो कि मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की है, कुछ टीचर्स हैं लाहौर में, कराची में, उनसे डिस्कस भी किया है कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। प्लस मैंने कुछ ना कुछ एआई का यूज़ भी किया है, क्योंकि इस दौर में एआई के यूज़ के बगैर आप कामयाब नहीं है मुझे लगता है। तो ये सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए एक गैस पेपर मेरे पास दो तीन और भी हैं, आई कीप शेयरिंग इन द ग्रुप। लेकिन अ, अब कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैं ग्रुप में शेयर करूंगा इंशाल्लाह। आप बच्चों ने अगर इफ़ यू वांट टू रिमेन इन दैट ग्रुप एंड स्टे इन टच विद मी एंड लर्न ऑल द टॉपिक्स एंड द कॉन्सेप्ट्स व्हिच आई एम गिविंग राइट नाउ टिल द एग्जाम डे 29 तक, मैं आप लोगों को अपना प्लान बता देता हूँ जो मेरे साथ बच्चे ऑलरेडी चल रहे हैं जो हमारी क्लासेस ले रहे हैं, कि 29 अप्रैल से पहले पहले मैं ग्रुप में अभी पोल शेयर करूंगा, तो मैं आप लोगों से पूछूंगा कि और कौन से टॉपिक्स वीक आपको आपको लगते हैं। तो 29 अप्रैल से पहले पहले वी हैव टोटल ऑफ 7 लेसन्स, एक्सक्लूडिंग दिस 7 मोर लेसन्स इसी तरह के। उन 7 लेसन्स में हम इंपॉर्टेंट एरियाज डिस्कस करेंगे फॉर P1 स्पेसिफिकली। और 27 अप्रैल को मैंने आप लोगों का ऑनलाइन लाइव मॉक एग्जाम लेना है, और वो बड़ा सिक्योर्ड एग्जाम है जिसमें आप लोग जो है ना वो क्योंकि वो टाइम्ड होगा तो आपको विद इन द टाइम लिमिट वो पूरा मॉक एग्जाम करना होगा, और ये मॉक एग्जाम में मैं अपना गैस पेपर ही दूंगा आपको P1 के मुताबिक। दैट इज ऑन 27 अप्रैल। टाइम एंड टाइम शेयर कर दिया जाएगा और आपको बता दिया जाएगा किस तरह होना है, कहाँ पे होना है, और ये ऑनलाइन होगा, ठीक है। 29 को फिर आपका एग्जाम है इंशाल्लाह, और फिर उसके बाद 3rd और 4th में से किसी एक दिन मैं पेपर 2 और आईजीसीएसई वालों का पेपर 4 का लाइव ऑनलाइन मॉक एग्जाम लूंगा, सही है। और मीन वाइल हम 7 लेसन्स करेंगे जिसमें हम पॉसिबली ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दोबारा से कवर करेंगे, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड ऑल द टॉपिक्स जो मेरे साथ बच्चे चल रहे हैं, कुछ जो आज नए हैं उनको इस चीज़ का नहीं पता, तो मैं बता दूं कि हम ये सब कर चुके हैं, हम रिपीट पे रिविजन कर रहे हैं, तो वो हम करेंगे। सो ऑल ऑफ एनी वन ऑफ यू वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस, उसकी मैं इंस्ट्रक्शंस अभी ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आप लोगों ने उसको फॉलो करना है, एंड देन मैं आप लोगों को उस स्पेसिफिक ग्रुप में ऐड कर दूंगा जहां पर इन सारी चीज़ों की डिटेल्स आ रही है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द क्लास। सो मैं अपना वीडियो भी ऑन कर देता हूँ ताकि आप लोग को पता चल जाए कि जो रील वाला बंदा है वो मैं ही हूँ। और इंशाल्लाह मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी साथ साथ शेयर करता जाऊंगा, और पेपर्स भी शेयर करता जाऊंगा, गैस पेपर्स भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी। और ये ग्रुप बड़ा एक्टिव होगा, बड़ा फ्रेंडली होगा, और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी। आप लोग को मैं क्वेश्चंस भी भेजूंगा सॉल्व करने के लिए, और आपसे सोल्यूशन भी मांगूंगा और फिर उसका सोल्यूशन भी शेयर करूंगा। और इंशाल्लाह फिर हम एग्जाम डे पे दोबारा से डिस्कशंस करेंगे कि आप लोग के पेपर्स कैसे हुए, एंड देन सो ऑन। सो सी यू ऑल इन द ग्रुप एंड देन इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास टुडे।
अल्लाह हाफिज।